नमस्कार, हम हैं किशोर कलाकार। तो आज के इस सेशन में हम DSSB 2015 PGT आर्ट के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 to 20 सॉल्व करेंगे। इस सेशन को शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठें ताकि आप भी हैंड टू हैंड नोट्स बनाते चलें। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। सो द 11th क्वेश्चन इज, पेंसिल में HB क्या होता है? एंड द ऑप्शंस आर A हार्ड ब्लैक, B हाई ब्लैक, C हेवी ब्लैक, D ऊपरी कोई नहीं। इन पेंसिल व्हाट इज HB? A हार्ड ब्लैक, B हाई ब्लैक, C हेवी ब्लैक, D नन ऑफ द अबव। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है मेथड एंड मटेरियल का क्वेश्चन है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि पहले जो हमने 1 to 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वहां पे भी ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं मेथड मटेरियल से रिगार्डिंग। तो यहाँ पर बात की है इन्होंने पेंसिल की। तो पेंसिल में HB क्या होता है, इसको जानने से पहले जरा हम पेंसिल को थोड़ा डिस्कस करते हैं, पेंसिल्स के टाइप्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पेंसिल का जो इस्तेमाल है वो ड्राइंग में, स्केचिंग में, स्कूल में हम राइटिंग के लिए इस्तेमाल में लाते थे। तो जो पेंसिल होती है, पेंसिल की अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो हम देखते हैं कि जो पेंसिल की जो शुरुआत है ये जर्मनी में 1662 में हमको देखने को मिलती है। वहां पर 2 कंपनीज जो है एस्टैब्लिश की गई थी। कंपनीज का नाम है फेबर कास्टल एंड स्टेडलर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कंपनी है और इन्होंने जो है प्रोडक्शन स्टार्ट किया पेंसिल का। पेंसिल आप सभी जानते हैं, पेंसिल की एक बॉडी होती है, वुड की जो बॉडी होती है उसके अंदर एक सिक्का होता है ब्लैक कलर का, जिससे हम काम करते हैं, जो काम में इस्तेमाल में लाया जाता है। तो मैं बात करूं सिक्के की, तो इस सिक्के का जो नाम होता है वो ग्रेफाइट हम इसको बोलते हैं, और इसको हम ब्लैक लेड और क्रिस्टलाइज्ड कार्बन भी बोलते हैं। तो ये जो क्रिस्टलाइज्ड कार्बन होता है, ये जो है ब्लैक लेड होता है, इसी से पता चलता है कि जो हमारी पेंसिल है वो कितनी लाइट होगी, कितनी डार्क होगी। अब इसके ना टाइप्स होते हैं, कोई ज्यादा, आप जैसे कि देखते होंगे जो आर्टिस्ट होते हैं हमारे, वो यूजुअली जो पेंसिल हम इस्तेमाल में लाते हैं स्कूल में, जैसे कि हम HB इस्तेमाल में लाते हैं, बच्चे वगैरह होते हैं, हम जब स्कूल में थे HB पेंसिल का बहुत इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन फिर जब हम फाइन आर्ट्स जैसे बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं फाइन आर्ट्स जैसे कोर्सेज में, तो हमारा जो पेंसिल का स्टैंडर्ड होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि अब हमको थोड़ी डार्क जो है शेड की पेंसिल इस्तेमाल में हम जो है लाते हैं। तो इसका कैरेक्टराइजेशन होता है इसी के बेस पर कि ये कितनी लाइट है और ये कितनी डार्क है। तो एक यूनिट होती है जिससे हम ये नापते हैं, और उस यूनिट का नाम होता है HB। H स्टैंड्स फॉर हार्डनेस एंड B स्टैंड फॉर ब्लैकनेस। यानी कि जो पेंसिल है वो कितनी डार्क है। जैसे कि अब हम बात करें, जैसे कि आपको पता ही होगा कि 2B होती है, 3B होती है, 4B, ऐसे करके 8B तक पेंसिल्स जो है होती हैं। तो जो 8B वाली पेंसिल होती है ना वो बहुत डार्क होती है, और वहीं मैं बात करूं 2B वाली पेंसिल तो वो बहुत लाइट होती है। तो यानी कि लाइट टू डार्क इसका जो है सीक्वेंस चलता है। यानी कि 2B की जो पेंसिल होगी वो लाइट होगी, 3B की जो पेंसिल होगी वो थोड़ी डार्क होगी, 4B थोड़ी डार्क होगी, सबसे ज्यादा जो डार्क होगी वो 8B होगी, जिसका इस्तेमाल जो है स्केचिंग में, ड्रॉइंग में, मतलब आर्ट रिलेटेड पर्पसेस जो होते हैं, जो पोर्ट्रेट्स वगैरह में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो HB मतलब हार्ड ब्लैक। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि पेंसिल में HB क्या होता है, तो HB का मतलब होता है हार्ड ब्लैक। तो हमारा आंसर नंबर A ठीक होगा, हार्ड ब्लैक। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, आखिरी सुखाने के लिए एनिमल में क्या मिश्रित करना चाहिए? एंड द ऑप्शंस आर A थिनर, B मिट्टी का तेल, C अलसी का तेल, D ऊपरी कोई नहीं। फॉर फास्ट ड्राइंग इन एनिमल व्हाट डू यू थिंक वी कैन मिक्स? Options are A thinner, B kerosene oil, C linseed oil, D none of the above। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने से पहले इनके जरा ऑप्शंस देख लेते हैं। अगेन मेथड एंड मटेरियल का क्वेश्चन आ गया है। तो जैसे कि यहाँ पर थिनर दे रखा है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो थिनर है वो पेंट को रिमूव करने में और पेंट ब्रश जो होते हैं उनको साफ करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। वही बात मैं मिट्टी के तेल की बात करूं तो मिट्टी के तेल का इस्तेमाल जो होता है पेंट को पतला करने के लिए किया जाता है। वहीं अगर मैं ऑप्शन नंबर C अलसी के तेल की बात करूं तो अलसी के तेल का इस्तेमाल जो है
ऑयल कलर में हमको देखने को मिलता है, इसको हम लिंसीड ऑयल भी बोलते हैं। और ऑयल कलर में हम लिंसीड ऑयल और टर्पेंटाइन दोनों को मिक्स करके 50-50% का रेशियो रखकर अपना कलर तैयार करते हैं और उसमें काम करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्होंने जो है क्वेश्चन ये पूछा है कि आखिरी सुखाने के लिए एनिमल में क्या मिश्रित करना चाहिए। तो जो एनिमल पेंट होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एनिमल पेंट जो है ऑयल कलर का एक लिक्विड फॉर्म होता है और DSSB ने इसका आंसर ए सही माना है, यानी कि थिनर। अब एनिमल पेंट में थिनर मिलाने से ये जल्दी सूख जाता है, ऐसा होता मैंने कहीं देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि थिनर का इस्तेमाल जो है पेंट ब्रश को साफ करने में और पेंट को रिमूव करने में किया जाता है। बाकी ठीक है, इन्होंने ए इसका आंसर सही करार माना है। अगर आपने कभी एनिमल पेंट में थिनर का इस्तेमाल इस पर्पस से किया हो कि वो जल्दी से सूख जाए, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं इसके आंसर में, क्योंकि ऐसा होते हुए मैंने नहीं देखा है। जहां तक मेरी नॉलेज है, मैंने ऐसा इसको प्रैक्टिस में नहीं देखा है। तो इसका ए आंसर जो है सही करार दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, लघु चित्र करने वाला कलाकार है एंड द ऑप्शंस आर ए वीजी अंदनी, बी ज्योति बसु, सी के कौसा, डी गंजीफा रघुपति भट्ट। मेंशन द आर्टिस्ट हु डज मिनिएचर पेंटिंग्स, ए वीजी अंदनी, बी ज्योति बसु, सी के कौसा, डी गंजीफा रघुपति भट्ट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम आंसर देने से पहले, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम जरा ऑप्शंस पे जाते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में यहाँ पे इन्होंने 4 आर्टिस्ट दे रखे हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर ए हमको यहाँ पे दे रखा है वीजी अंदनी। तो वीजी अंदनी जो है ये इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं। इनका जो जन्म है कर्नाटक के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में होता है और ये अपने आर्ट के जो क्षेत्र है, आर्ट की जो फील्ड है, उसमें अपने कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत जाने जाते हैं। वीजी अंदनी एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने रूरल आर्ट के जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको अपलिफ्ट किया है कला क्षेत्र में काम करने के लिए, और उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी वजह से बहुत ही रिकॉग्निशन भी प्राप्त हुआ है। वीजी अंदनी की अगर मैं बात करूं तो हम ये देखते हैं कि वीजी अंदनी जो है MMK कॉलेज ऑफ विजुअल आर्ट, अगेन जो गुलबर्गा में है, वहां पर एक सोसाइटी है, वहां पर एक इंस्टीट्यूट है, आइडियल फाइन आर्ट इंस्टीट्यूट, जहां पर ये इन्होंने अपनी टीचिंग को बहुत, फाइन आर्ट्स में इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। वहां पर टीचिंग्स करके वहां के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अपलिफ्ट किया है, और वहीं पर इन्होंने PG सेंटर की भी शुरुआत की है, जिसकी वजह से वहां के स्टूडेंट्स को और बाकी सब जितने भी आर्ट क्षेत्र में इंटरेस्टेड लोग हैं वो अपनी फाइन आर्ट की एजुकेशन पूरी कर पाए, उनको समझ पाए, जितने भी आर्ट्स के फॉर्म्स हैं उनको जान पाए, उसमें काम कर सके। उसके कंट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने PG सेंटर की एस्टैब्लिशमेंट की। इनके इस बड़े कंट्रीब्यूशन के लिए इनको बहुत सारे अवार्ड से भी बहुत सम्मानित किया है। अवार्ड्स की मैं बात करूं तो हम देखते हैं इनको नेशनल अकेडमी अवार्ड मिला है, वर्णा शिल्पी वेंकटप्पा अवार्ड भी इनको मिला है, कर्नाटक राज्योत्सव अवार्ड भी इनको मिला है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वहां पर प्रोफेसर रह चुके हैं और अभी भी वहां पर काम कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि इनकी जो सब्जेक्ट मैटर है, इनकी जो स्टाइल है, वो वहां की फोक आर्ट, ट्रेडिशंस, सॉन्ग, ड्रामा, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। इन्होंने वहां के फोक कल्चर को भी बहुत उठाया है। इनके लैंडस्केप और कंपोजिशंस में रिदमिक लाइंस का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। इनके बारे में मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। बेसिकली ये अपने कंट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया इन्होंने आइडियल फाइन आर्ट इंस्टीट्यूट की जो है एस्टैब्लिशमेंट करी, उसके बाद PG सेंटर की, जो कि वहीं गुलबर्गा के फाइन आर्ट कॉलेज में ही इन्होंने वहां पर इन सब जो है डिपार्टमेंट्स की एस्टैब्लिशमेंट करी, फाउंडर रह चुके हैं, और वहीं पर अपने 34 ईयर जो है इन्होंने टीचिंग करवाई है। तो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है एक ऐसे जो है क्षेत्र में अपनी प्रेजेंस देकर, अपनी सर्विसेज देकर। इनके बारे में हम इतना ही जानते थे, तो हमने आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिस्ट की तरफ। नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं ज्योति बसु। तो ज्योति बसु जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है। 1960 में इनका जन्म जो है केरला में देखा जाता है, और उसके बाद इन्होंने BFA जो है त्रिवेंद्रम से की है, और उसके बाद इन्होंने डिप्लोमा MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से किया है। अब यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट है, बड़ौदा में मास्टर्स का कोर्स होता है, जो डिग्री होती है MFA की, तो उसमें आर्ट हिस्ट्री सब्जेक्ट कंपलसरी होता है पढ़ना।
तो इन्होंने वो आर्ट हिस्ट्री सब्जेक्ट ना पढ़ा जाए उसको स्किप करने के चलते इन्होंने डिप्लोमा ऑप्ट कर लिया और इन्होंने वहीं से अपना जो है डिप्लोमा कंप्लीट करा। बात अगर मैं इनके काम के बारे में बात करूं तो ये जो है केरला स्टेट जो है, वहाँ के जो लैंडस्केप है, वहाँ का जो नेचर है, उनसे काफी ज्यादा प्रभावित होते नजर आते हैं और इन्हीं सब चीजों को बनाते रहते हैं। एक खास बात जो ज्योति बसु के बारे में ये है कि रेडिकल ग्रुप के मेंबर भी थे। अब रेडिकल ग्रुप जैसे कि आप सभी जानते हैं, रेडिकल शब्द से ही पता चल रहा है रिवोल्यूशनरी। तो हम ये देखते हैं कि जो रेडिकल जो ग्रुप है इसकी स्थापना इसकी ये जो एस्टैब्लिश हुआ है 1885 में हुआ है और कुछ आर्टिस्ट द्वारा इसकी स्थापना की गई है। बेसिकली ये जो आर्टिस्ट थे ये केरला से ही थे, कुछ आर्टिस्ट इसमें केरला से ही थे जो बड़ौदा में जाके आर्ट प्रैक्टिसेस कर रहे थे। तो उस वक्त का कल्चर क्या था, उस वक्त ये चीजें चल रही थी कि ठीक है, अब हमारी जो कंट्री है वो 1947 में जैसे आप सभी जानते हैं आजाद हो गई है, तो हमको फ्रीडम मिल चुकी थी। तो इन आर्टिस्ट का मानना था कि फ्रीडम के बाद बहुत सारे स्ट्रगल्स आए हैं हमारे सामने, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सही हैं। तो अब हमारा जो उस वक्त आर्ट का जो दौर चल रहा था, इन्होंने बोला कि बस करो, कि जितना भी आपका बंगाल स्कूल है, नेशनलिज्म है, बस करो, अब इसके ऊपर काम मत करो। जो चीजें सामने आ रही हैं, जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में चीजें चल रही हैं, आप उनको डिपिक्ट करो। कितनी सफरिंग है लोगों के, जो जीवन है उसमें कितना दुख है। बेसिकली ये कहीं ना कहीं जो है एक्सप्रेशनिज्म यानी कि अपनी भावों को बाहर निकालो की थ्योरी जो है फॉलो करते नजर आते हैं। और इसमें जो आर्टिस्ट है ज्योति बसु के साथ साथ हमको एन रिमजॉन देखने को मिलते हैं, KP कृष्ण कुमार देखने को मिलते हैं एंड अनीता दुबे देखने को मिलती हैं। तो अंकिता दुबे जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी की ये यूपी से हैं और ये आज के टाइम में बहुत ही फेमस इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं। ये पहली एक ऐसी भारतीय आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जो कोच्चि बिनाले की पहली फीमेल क्यूरेटर रह चुकी हैं और 2018 में इन्होंने कोच्चि बिनाले को क्यूरेट किया था। तो चलिए बढ़ते हैं, हमने ज्योति बसु पे दोबारा वापस आते हैं। तो यहाँ पर हमको जो ज्योति बसु के काम है, फिर रेडिकल ग्रुप में ये जो है ज्वाइन करते हैं और उसके बाद फिर जो काम में है हमको शिफ्ट देखने को मिलता है। इनके काम में हमको थोड़ा डेथ के सीन देखने को मिलते हैं, जो है फैंटेसाइज्ड फिगर्स देखने को मिलते हैं, मिस्टीरियस है। इनके जो सब्जेक्ट मैटर है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, लैंडस्केप पे भी इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। और ये कोच्चि बिनाले और हर जगह ये अपने एग्जीबिशन भी करते रहते हैं और कोच्चि बिनाले में भी इन्होंने जो है अपना काम लगाया है और ये अपने सब्जेक्ट्स को लेके बहुत एक्टिव भी रहे हैं। तो ये था छोटा सा ज्योति बसु के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, के कौसा। तो के कौसा के बारे में मुझे, जहां तक मैंने सर्च किया, मुझे कुछ मिला नहीं के कौसा के बारे में। लेकिन अगर आप इनके बारे में कुछ जानते हैं, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कौन थे, कहां से थे, इनके आर्ट स्टाइल क्या था, एटसेट्रा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो आप जैसे कि देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है गंजीफा रघुपति भट्ट। तो रघुपति भट्ट ये भी अगेन इंडियन आर्टिस्ट हैं और इनका जो जन्म है 1957 में उडुपी कर्नाटक में हमको देखने को मिलता है। बात अगर मैं इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड की करूँ तो इन्होंने जो अपनी आर्ट की जो एजुकेशन है वो चित्रकला परिषद बैंगलोर से की है और उसके बाद वहीं से इन्होंने ट्रेडिशनल मैसूर पेंटिंग की ट्रेनिंग ली है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है गंजीफा रघुपति भट्ट, लेकिन मैं इनका पूरा नाम नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ बोल रही हूँ रघुपति भट्ट। तो जो यहाँ पे गंजीफा है, गंजीफा बेसिकली प्लेइंग कार्ड्स है। गंजीफा एक पर्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है मनी और ट्रेजर। इसको क्रीड़ा पत्र भी बोला जाता है। बेसिकली ये ताश के पत्ते होते हैं और ये इस तरह से होते हैं कि इसमें मिनिएचर आर्ट फॉर्म हमको देखने को मिलती है। इनमें जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं, देवी देवता जो है बनाए जाते हैं, पुराण महाभारत के एपिसोड इसमें जो है उकेरे जाते हैं। मिनिएचर स्टाइल ऑफ ये ताश के पत्ते हैं। ताश के पत्ते जो है मिनिएचर स्टाइल के हैं बेसिकली। और इनका जो हमको ट्रेडिशन देखने को मिलता है, हम देखते हैं कि ये मिडिएवल इंडिया में बहुत ज्यादा खेले जाते थे। ये एक इंडोर गेम हुआ करती थी और इसको नॉलेज एक्सचेंज करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए जो है खेला जाता था। सपोज जैसे कि आज हम जो कार्ड खेलते हैं, वैसे ही जब ये गंजीफा खेला जाता था, तो जैसे कि जब ये कार्ड खेले जाते थे, तो जैसे कि अगर कोई गणेश का कार्ड आ गया या फिर किसी महिषासुर मर्दिनी का आ गया, फिर किसी भी एक एपिसोड का कार्ड आ गया, तो उसमें क्या होता है कि सामने वाले को जैसे कि बताना पड़ता है, अच्छा बताइए कि ये कौन सा एपिसोड है। और मतलब जब कोई इंडोर गेम खेलते हैं तो उसके आसपास भी बहुत सारे लोग बैठते हैं, तो फिर उनको भी नॉलेज मिलती रहती है, एक एंटरटेनमेंट होता रहता है ना। मगर हम देखते हैं कि टाइम के साथ जो है इसका डिक्लाइन हो जाता है और ये डिमांड में नहीं रहती है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिर 19th सेंचुरी में
हम देखते हैं कि यूरोपियन कार्ड का चलन आ जाता है, कंपनी, स्कूल, ये ब्रिटिश राज आ जाता है, तो फिर ये अपने इंडोर गेम्स यहाँ पे लाना शुरू कर देते हैं। डिमांड्स जो है कम हो जाती है, पैट्रनेज नहीं मिलता है आर्टिस्ट को, तो बनना बंद हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी में जो है इसका रिवाइवलिज्म होता है। मैसूर के राजा इसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो रघुपति भट्ट है, ये भी अगेन ये अब आपके कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हो गए, 20th सेंचुरी का कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हो गए। तो आप देख रहे हैं कि ये अगेन उस पे काम करना शुरू करते हैं। तो ये गंजीफा आर्ट स्टाइल है, जो गंजीफा मिनिएचर स्टाइल है, उसको एक कॉपी करते हैं और इसी में अपना काम करते रहते हैं। तो ये गंजीफा जो होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि गंजीफा जो है सर्कुलर शेप के भी होते हैं, आपके जो है रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप के भी होते हैं, डिपेंड करता है। आजकल तो बहुत सारी डिफरेंट शेप्स जो है देखने को मिली है। तो इन्होंने, जो रघुपति भट्ट है, इन्होंने अपना काम गंजीफा शैली को फॉलो करते हुए जारी रखा, और इन्होंने 1991 में श्रीरंगपटना में गंजीफा आर्ट म्यूजियम भी खोला। तो इंडिया का एक ऐसा पहला म्यूजियम था जहां पे आपको गंजीफा आर्ट यानी कि ताश के जो पत्ते हैं, ये जो स्टाइल है, आपको देखा जा सकता है। उसके बाद ये कुछ कारणों से 1994 में मैसूर में शिफ्ट कर दिया गया, मगर फिर ये सरवाइव नहीं कर पाए, म्यूजियम चल नहीं पाए, ये कंटिन्यू नहीं रह सका और ये बंद हो गया। तो यहाँ पर जो अगर मैं अब रघुपति भट्ट की बात करूं, तो इनके जो सब्जेक्ट मैटर है, ये रामायण महाभारत के, और उसके अलावा भगवत पुराण, दुर्गा सप्तमी के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। और भी बहुत ज्यादा जो है नए नए जितने भी हमारे काव्य हैं, पुराण हैं, उन पर भी ये कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आते हैं। इनके इतने बड़े कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इनको बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन और अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो हम देखते हैं कि 1992 में इनको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, फिर अगेन 1993 में इनको अगेन नेशनल अवार्ड मिलता है। उसके बाद इनकी एक बेटी भी है, जो अगेन उन्होंने भी बड़ौदा से अपनी मास्टर्स की है, और अभी भी वो शी इज स्टिल इन प्रैक्टिस। तो उम्मीद है आपको ये जो कॉन्सेप्ट है गंजीफा का समझ आ गया होगा, और किस तरह से जो रघुपति भट्ट है उन्होंने किस तरह से इसको रिवाइव किया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, स्टिल सरवाइव कर रही है ये आर्ट फॉर्म जो है। अभी भी हम जो लोग हैं इसके बारे में जान रहे हैं। इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे एग्जीबिशंस भी लगाई, इन्होंने इनका प्रचार प्रसार में इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इसीलिए इनके नाम के आगे ही इनको सम्मान देने के लिए गंजीफा ऐड कर दिया गया। तो आज हम इनको देखते हैं, इनका जो नाम है वो गंजीफा रघुपति भट्ट के नाम से जो है हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, इनको हम पहचानते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि लघु चित्र करने वाला कलाकार, तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो मिनिएचर आर्ट फॉर्म है गंजीफा की, ये किसने फॉलो की है? ये रघुपति भट्ट ने फॉलो की है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक होगा, गंजीफा रघुपति भट्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज साल्वाडोर डाली इसके लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शंस आर ए अति यथार्थवाद कला, बी हास्यजनक, सी चित्र, डी मूर्ति कला। साल्वाडोर डाली is known for his A. surrealistic work, B. comics, C. illustration, D. sculpture। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो साल्वाडोर डाली हैं ये सररियलिज्म के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, और जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कि कॉमिक्स, इलस्ट्रेशन, स्कल्पचर भी बनाए इन्होंने, इलस्ट्रेशन, कॉमिक में भी इनका काम हमको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि फेमस किस लिए हैं, तो फेमस तो ये सर रियलिस्टिक वर्क के लिए है। लेकिन अब ये जो सर रियलिस्टिक वर्क होता है ये क्या होता है, और सर रियलिज्म जो होता है ये क्या होता है? तो ये सर रियलिज्म जो है ये 20th सेंचुरी का एक आर्ट मूवमेंट है। जैसे कि आप शब्द देख रहे हैं सर रियल यानी कि जो कि दैट इज समथिंग विच इज समथिंग स्ट्रेंज, जो कि नॉर्मल ना हो। और अब अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो हम ये देखते हैं कि 20th सेंचुरी चल रहा है, यानी कि ये वो समय है जब हम रियलिज्म से थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। हम क्रिएटिव चीजें जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम इम्प्रेशनिज्म देखते हैं, उसके बाद हम एक क्रिएटिव आर्ट मूवमेंट देखते हैं, या फिर एक आर्ट स्टाइल भी आप कह सकते हैं कि हम क्यूबिज्म देखते हैं। तो अब उसके बाद क्या? तो अब ये जो 20th सेंचुरी है, 20th सेंचुरी एक ऐसा टाइम है जब आपके सिगमंड फ्राइड, जो कि एक ऑस्ट्रिया के न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ये अपनी एक थ्योरी लेकर आते हैं साइको एनालिसिस की। तो ये साइको एनालिटिकल जो थ्योरी है इनकी, ये है क्या?
ये बोलते हैं कि जो हमारा माइंड होता है, अब जरा आप है ना यहाँ पे जो मैंने आपको बोला है ना कि मतलब ये इतने इतने जो है आर्ट मूवमेंट चल रहे हैं, इतने इतने स्टाइल चल रहे हैं, इसको जरा आप थोड़ा साइड रख दीजिए। अब मेरी बात सुनिए कि 20th सेंचुरी के बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। तो 20th सेंचुरी वो टाइम था कि जब जो स्कॉलर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी नाम लिया, सिगमंड फ्रायड हैं। सिगमंड फ्रायड जो है ऑस्ट्रिया के एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, अपनी एक थ्योरी लेकर आते हैं। ये बोलते हैं कि जो हमारा माइंड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। हमारा माइंड जो होता है इसके 3 हिस्से हम इसको बोल सकते हैं, जैसे कि एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड ये है कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, तो ये मैं अभी कॉन्शियस हूँ, जो चीजें सामने चल रही हैं, जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट मूवमेंट में हूँ, मैं समझ रही हूँ चीजों को, तो मैं अभी कॉन्शियस हूँ। सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है? सब कॉन्शियस माइंड होता है कि मेमोरी, जैसे कि हमारे दिमाग में एक डाटाबेस होता है, जैसे कि मेरा फोन नंबर, या फिर अगर मैं बात करूं कि मेरा एड्रेस, तो मतलब ये मेरी मेमोरी में है और जब मुझे इसकी जरूरत होगी तो मैं इसको इस्तेमाल में लेकर आऊंगी, राइट। तो ये हो गया आपका सबकॉन्शियस माइंड। और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये बहुत ही गहरा होता है, हमको भी नहीं पता होता है कि ये इसकी गहराइयां कहाँ तक चल जाती हैं। अब इसको डिकोड कैसे करें? अब हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को समझे कैसे? तो जैसे कि हम जब सोते हैं, हम सपने देखते हैं, उस टाइम हम कॉन्शियस नहीं रहते, हम सो रहे होते हैं, हम नींद में होते हैं, तो उस टाइम हम अनकॉन्शियस रहते हैं। तो हमको कभी कभी सपने आते हैं, तो सपने में हमको बहुत सारी इमेजेस दिखती हैं। तो ये जो इमेजेस होती है ये कहाँ से आती है? तो ये सारा फंडा अनकॉन्शियस माइंड का होता है। ये अनकॉन्शियस माइंड में जो भी हमारी इमेजेस होती हैं, जो भी मेमोरी होती है, वो छवियां हमको निकल निकल कर जो है आती है। अब आप बोलेंगे कि जो अनकॉन्शियस माइंड है, जिसकी हम बात करें, जो बहुत ही ज्यादा गहरा है, इसमें अब छवियां कैसे आती हैं? तो ये जितना भी सारा फंडा है, ये कहते हैं कि हमारे इंसान की 2 पर्सनालिटी होती है। एक जिसको हम दिखाते हैं, सामने दिखाते हैं ना कि हाँ भाई हम तो मतलब एक बहुत ही कॉमिक स्टार है, हम तो बस हंसते हैं। लेकिन एक दूसरा रूप भी होता है एक्चुअल में, कि हम जो समाज से छुपाते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी डिजायर्स होती हैं कहीं ना कहीं, जो हम अगर किसी को बताएंगे तो फिर वो सभ्य नहीं मानी जाएंगी, वो एथिकल नहीं होंगी चीजें। तो हम उसको बताने से, उसको अपने रियल चीज को सामने लाने से, अपनी रियल पर्सनालिटी को सामने लाने से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जो होती है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो है चली जाती हैं। तो अब आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, ये जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, क्या ये एक रियलिटी नहीं है? क्या ये हमारी असली खुद की सच्चाई नहीं है? तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो सर रियलिज्म आ रहा है, यहाँ पे ये जो आर्ट मूवमेंट आ रहा है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि 1924 में जो एंड्रे ब्रेटॉन है, वो भी सर रियलिस्टिक मैनिफेस्टो लेकर आते हैं। और यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये अब कैनवस पे आनी शुरू हो जाती हैं। तो जो अब ये डाली है आपके, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डाली, जिनका जन्म 1904 में हुआ और इनकी डेथ 1989 में हमको देखी जाती है, ये एक स्पेन के वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एंड प्रोलिफिक सर रियलिस्टिक आर्टिस्ट हैं 20th सेंचुरी के। ही इज ऑल्सो नोन एज स्पेनिश पेंटर, प्रिंट मेकर, स्कल्प्टर, फिल्म मेकर एंड राइटर। और ये जो इनके काम हैं, अगर मैं बात करूं, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी 1931 में जो इन्होंने बनाया था, ऑयल ऑन कैनवस, जो कि अभी मोमा यानी कि म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रहित है, ये न्यूयॉर्क सिटी में है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाली के बारे में, तो अब ये डाली यहाँ पर क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि ये भी तो एक रियलिटी है, हमको इसको कैनवस पे उतारना है। तो अब आप इस जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको अब कैसे निकालेंगे, उसको आप कैसे डिकोड करेंगे? क्योंकि अगर आप कुछ चीज सोच कर बना रहे हैं, सोच के एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उस टाइम तो आप कॉन्शियस हैं। तो अनकॉन्शियस माइंड में जाकर वो जो रियलिटी है उसको आप सरफेस पे कैसे लेकर आएंगे? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, मतलब जो है ये एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंटेशन है। ये कहीं ना कहीं एक प्रोसेस को दिखाता है। अब ये कैसे दिखाता है इसको समझते हैं, डाली की ही लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो डाली ने एक बार बोला था, ये डाली का स्टेटमेंट है। डाली कहते हैं कि The fact that I myself at the moment of painting do not understand my own pictures does not mean that these pictures have no meaning. On the contrary, their meaning is so profound, complex, coherent, and involuntary that it escapes the most simple analysis of logical intuition.
तो अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। द फैक्ट दैट आई माई सेल्फ एट द मोमेंट ऑफ पेंटिंग डू नॉट अंडरस्टैंड माई ओन पिक्चर्स, यानी कि जिस वक्त मैं पेंटिंग बना रहा होता हूं मैं खुद अपनी पिक्चर्स या पेंटिंग को समझ नहीं पाता। बट दैट डज नॉट मीन दैट दीज पिक्चर्स हैव नो मीनिंग, मगर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो पिक्चर्स, ये जो पेंटिंग में बना रहा हूं इसका कोई मीनिंग नहीं है। ऑन दी कंट्रारी, बल्कि देयर मीनिंग इज सो प्रोफाउंड, यानी कि इसका जो मीनिंग है बहुत इंटेंस है, बहुत डीप है, कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लिकेटेड है, कोहेरेंट यानी रैशनल है, इनवॉलेंटरी यानी ऑटोमेटिक है, इनवॉलेंटरी यानी कि जो बहुत ही रिफ्लेक्सिव है, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे कि हमारी बॉडी में इनवॉलेंटरी मसल्स भी होती है ना, जैसे कि जो काम करती रहती है, जैसे हार्ट की मसल्स होती हैं वो 24 घंटे काम करती रहती हैं, लंग्स की जो मसल्स होती है काम करती रहती है 24 घंटे, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। आगे बोलते हैं दैट इट एस्केप्स द मोस्ट सिंपल एनालिसिस ऑफ लॉजिकल इंट्यूशन, यानी कि ये बोलते हैं कि जो लॉजिकल इंट्यूशन से इनसे परे हैं। अब यहाँ पे लॉजिकल इंट्यूशन का मतलब क्या है? लॉजिकल इंट्यूशन मतलब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2 + 2 4 होता है, तो ये एक लॉजिक है, यानी कि ये एक रियलिटी है, ये एक फिक्स्ड लॉजिक है, राइट? तो ये एक फैक्ट है। तो अब जैसे कि आप इनकी पेंटिंग में देख रहे हैं कि मेल्टेड वॉच यहाँ पे इन्होंने जो है ड्रॉ कर रखी है, पेंट कर रखी है, तो ये बोलते हैं कि ये पहले से मैंने सोचा नहीं था, ये कुछ प्लान नहीं है, ये मैंने सोच कर नहीं बनाया, ये इनवॉलेंटरी है, ये अपने आप आ गया, यानी कि प्रोसेस को दिखा रहा है। अचानक से आया और उन्होंने ड्रॉ कर दिया, उन्होंने पेंट कर दिया। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये बस ये चीजें अचानक से पॉपअप हुई और मैंने कर दिया। तो जब मैं इनको पेंट कर रहा था मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि था क्या, लेकिन जब ये बन गया तब मैं ये बोल सकता हूँ, तब ये हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो है अनकॉन्शियस माइंड की जो इमेजेस हैं, जो कहीं ना कहीं जो उनके ड्रीम से रिलेटेड है, वो उन्होंने उनको जो है पेंट किया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे इनकी जो काम है ना, देखो अब है तो स्टाइल की बात करूं तो है तो रियलिस्टिक अप्रोच, लेकिन यहाँ पे आइडियोलॉजी की बात समझिए। यहाँ पे ना कोई सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पे चीजें मतलब इधर उधर पड़ी हैं, कुछ ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। जैसे कि सपने में होता है ना कि कोई सीक्वल नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि अगर एक बच्चा जैसे कि अभी भाग रहा है तो भागते भागते वो रेस अपनी कंप्लीट कर लेगा, पूरा मतलब आपको सीन देखने को मिलेगा उसमें सपने में। हो सकता है कि अभी आपको 1 सेकंड के लिए इमेज दिखी हो कि आप भाग रहे हैं और अचानक से आपको 1 सेकंड की इमेज दिखी हो कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर आप गिर गए, कुछ भी हो सकता है। देयर कुड बी एनीथिंग, कोई सीक्वेंस नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो है शिफ्ट हो रहा है, जो स्टाइल है वो शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ पे एक मतलब मैं मूवी का नाम लेना चाहूंगी जो इस जो है अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। मूवी का नाम है इंसेप्शन। ये आपको प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी, अमेजॉन प्राइम पे आपको देखने को मिल जाएगी। आप जरूर देखना, इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको और भी ज्यादा समझ आएगा। तो अब जैसे कि मैं बात करूं, अब दोबारा मैं वापस दिल्ली पे आऊं, तो यहाँ पर जो सर रियलिज्म चल रहा है, यहाँ पर और भी आर्टिस्ट इस जो आर्ट स्टाइल को है फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि आपके मैक्स टर्निस्ट आते हैं, वो ऑब्सेस्ड हैं बर्ड से। आपके जॉन माइरो आते हैं, वो बायोमॉर्फिक इमेजरी को बहुत ज्यादा डिपिक्ट करते हैं। आपके डाली आते हैं, डाली एंड्स और एग से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, इसी के बारे में सोचते रहते हैं। कहीं ना कहीं जो चीजें इनकी ड्रीम लाइक इमेजेस है वो उनकी सरफेस पे आती है। यहाँ पर आपको मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाना चाहती हूँ, अगर हम सर रियलिज्म डाली की बात कर ही रहे हैं तो एक बार ऐसा हुआ था कि मैं लाइब्रेरी में बैठी थी, मुझे बुक का नाम याद नहीं है, काफी टाइम हो गया मुझको, अब मुझे याद नहीं मैंने कब पढ़ी थी। तो मैं वहां पे पढ़ रही थी कि एक बार क्या होता है कि जो इनकी वाइफ होती है, गाला डाली की एक वाइफ होती है, ये शॉपिंग के लिए बाहर जाती हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाती हैं किसी के साथ। तो डाली बाहर मना कर देते हैं जाने से, डाली अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं। तो वो बेड पे लेटे हुए, शाम हो रही होती है, शाम हो जाती है, बेड पे लेटे होते हैं और जो है आराम कर रहे होते हैं, आराम फरमा रहे होते हैं। तो अचानक से जो है उनको भूख लगती है, वो उठते हैं, मतलब ऐसे ही थोड़ी सी नींद में वो उठते हैं और अपने किचन में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि जो चीज है उनकी क्यूब्स रखी हुई हैं और वो उनको अपनी ब्रेड पे लगाते हैं और देखते हैं कि जो चीज है वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। अचानक से क्या होता है, उनके दिमाग में एक आइडिया पॉपअप करता है, फटाफट जाते हैं अपने स्टूडियो में और ये जो आप मेल्टेड वॉच, ये जो आप देख रहे हैं, जो काम देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उसी की उपज है। तो
उनके दिमाग में अचानक से एकदम आइडिया आता है और उनको भी नहीं पता होता। जब ये काम कर रहे थे उस वक्त जो मेल्टेड वॉच थी, जो द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी देख रहे हैं, इनको भी नहीं पता था कि क्या बना रहे हैं, बस बना रहे थे। अचानक से जो मतलब कि एकदम से आया, उन्होंने बस ड्रॉ कर दिया। तो ये जो सर रियलिज्म है ना, ये प्रोसेस दिखाता है। आपको भी नहीं पता कि आप क्या बना देंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है एक अनकॉन्शियस एक्शन है, ये प्लान्ड नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये चीज समझ आ गई होगी, ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। तो कैसे हम जो है शिफ्ट कर रहे हैं, है ना, हम रियलिज्म से आगे बढ़ते हुए फिर क्यूबिज्म, इवन फॉविज्म को फॉलो कर रहे हैं, और हम यहाँ पे ड्रीम लाइक इमेजेस जो है हम ड्रॉ कर रहे हैं, जो हमें भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। ये एक प्रोसेस को दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है, ये बहुत ही क्रिएटिव आर्ट वर्क है और ये बहुत ही क्रिएटिव आर्ट मूवमेंट भी है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि साल्वाडोर डाली इसके लिए प्रसिद्ध है। तो साल्वाडोर डाली जो है सर रियलिस्टिक, यानी कि सर रियल, यानी कि जो कि स्ट्रेंज है, जो कि नॉर्मल नहीं है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि ये एक इनवॉलेंटरी एक्ट है जो हमारे भी काबू में भी नहीं है। ये एक सुप्रीम रियलिटी को दर्शाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डाली है वो अपने अंतर मन को दर्शा रहे हैं, अपने अंदर जो उनको भी नहीं पता कि चीजें इतनी जा चुकी हैं कि वो उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यानी कि सर रियल काम हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक रियलिटी से भी एक बढ़कर आगे जाके एक सुपीरियर रियलिटी, एक सुपर रियलिटी है, उसको वो दर्शा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आंसर समझ आया होगा। और हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको कुछ भी समझ ना आए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे सारे क्वेश्चन, आपके 2 डाउट हैं, 10 डाउट हैं, 20, आप जितने भी आपके डाउट्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में सारे लिख दें। हम इन जितने भी हमारे सेशन चल रहे हैं अभी क्वेश्चन पेपर के, इनके बाद हम स्पेशल आपसे जो है इंटरेक्शन करेंगे और हम वहां पर अपने जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक लर्नर हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि जितना मैंने सीखा है, जाना है, समझा है, वो मैं उसको सरल भाषा में आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। तो मिलकर सीखते हैं, सब साथ सीखते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चंस जो है अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ते चलिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 इज किस जगह राजा रविवर्मा ने लिथोग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस प्रारंभ की? एंड द ऑप्शंस आर घाटकोपर, बी लोनावला, सी वाराणसी, डी शिवकाशी। In which place Raja Ravivarma started a lithographic printing press? A. घाटकोपर, B. लोनावला, C. वाराणसी, D. विश्वकाशी। तो जैसे कि मैंने आपको अभी हम 1 to 10 का जो है सेशन खत्म ही करा है हमने, और हमने देखा है कि दोबारा राजा रविवर्मा से पूछ लिया है, रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है, भर भर के जो है क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो चलिए अब इसको थोड़ा इस बार डिटेल में जानते हैं कि अब यहाँ पे देखिए, आप राजा रविवर्मा की जो लिथोग्राफिक प्रेस है उससे क्वेश्चन उठा लिया। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राजा रविवर्मा भारत के पहले, मैंने आपको पहले, प्लीज आप मेरी फर्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा, पहले एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो ऑयल कलर में काम कर रहे हैं, कैलेंडर आर्ट के लिए, फादर ऑफ कैलेंडर आर्ट के लिए जाने जा रहे हैं। लिथोग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस जो है इन्होंने स्टैब्लिश की है, अपने ऑयलोग्राफ जो है छापते जा रहे हैं और घर घर तक इनके जो कैलेंडर है, इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो जा रही हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इन्होंने पूछा है कि लिथोग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस की जो है प्रारंभ इन्होंने कहाँ किया है। इस क्वेश्चन को ध्यान प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि 2 ऑप्शन ऐसे हैं कि दोनों ठीक हैं, लेकिन अब इन्होंने पूछा कैसे है, ठीक है, अब वो जानते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 1894 में जो है राजा रविवर्मा घाटकोपर मुंबई में प्रिंटिंग प्रेस खोलते हैं। और ये प्रिंटिंग प्रेस खोलते हैं किसकी सलाह पर खोलते हैं? ये त्रावणकोर के जो दीवान है सर टी माधवराव, उनकी सलाह पर ये जो है घाटकोपर मुंबई में प्रिंटिंग प्रेस अपने खोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ सालों बाद यानी कि 1899 में हम ये देखते हैं कि जो ये प्रिंटिंग प्रेस है ये शिफ्ट कर लेते हैं। कहाँ शिफ्ट कर लेते हैं? लोनावला में शिफ्ट कर लेते हैं। लोनावला कहाँ पर है? लोनावला जो है फिर अगेन महाराष्ट्र में है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जब ये शिफ्ट करते हैं तो अब यहाँ पे किसकी सलाह पर करते हैं? कई बार क्वेश्चन ये देखा भी गया है कि किसकी सलाह पर इन्होंने शिफ्ट करी है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने जो है 2 जर्मन विशेषज्ञ, जो 2 जर्मन टेक्नीशियन भी हम जो है देखते हैं ये थे, इनका नाम था जिरचई तथा स्लेचर। तो ये 2 जर्मन विशेषज्ञ होते हैं, इनकी सलाह पर और इनकी सहायता से राजा रविवर्मा जो है अपनी प्रिंटिंग प्रेस जो पहले घाटकोपर मुंबई में थी 1894 में इन्होंने खोली थी, अब ये शिफ्ट कर लेते हैं 1899 में लोनावला मुंबई में। ठीक है, तो अब वहां पर क्या होता है कि अब ये जो प्रिंटिंग प्रेस तो शिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन वहां पर जो है ये प्रिंटिंग प्रेस
ये प्रिंटिंग प्रेस कर्जे में आ जाती है। तो अब कर्जे में चलते चलते हुए तो अब ये क्या होता है कि अब जिनकी सलाह पर इन्होंने शिफ्ट की थी, यानी कि स्लेचर, मैंने आपको जैसे कि नाम लिया कि इनकी सलाह पे इन्होंने शिफ्ट की थी, तो अब ये 1901 में जो जर्मनी के टेक्नीशियन है, ये जो स्लेचर है, ये इन्हीं को ही बेच देते हैं। तो अब जैसे कि इनको बेच देते हैं, तो अब शुरुआत में क्या होता है कि अब इन्होंने बेच दी, स्लेचर के अंडर में आ गई प्रेस। तो अब क्या होता है, शुरुआत में तो यहाँ पे ऑइलोग्राफ निकाल रहे हैं, लेकिन उसके साथ क्या होते हैं, अनस्किल्ड या फिर मैं बोलूं कि थोड़े जो है कम स्किल्ड आर्टिजन ये रख लेते हैं, प्रिंटिंग प्रेस तो छाप ही रहे, कमर्शियलाइजेशन बहुत ज्यादा करते हैं, एड्स होते हैं, लेबल्स होते हैं, इनका भी प्रोडक्शन करना ये जो है शुरू कर देते हैं। फिर जो है धीरे धीरे काम भी थोड़ा इनका कम हो जाता है यहाँ पर। और फिर हम देखते हैं कि 1972 में एक फायर लग जाती है, यहाँ पे एक आग पकड़ लेती है इनकी प्रिंटिंग प्रेस में, और जो राजा रविवर्मा के जो है ओरिजिनल लिथोग्राफिक जो प्रिंट्स थे वो यहाँ पे नष्ट हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ही दुख की बात है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से जो है सीक्वेंस बनता चलता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से सीक्वेंस बनता चलता है कि 1894 में घाटकोपर, 1899 में लोनावला, फिर देन बेच देते हैं ये 1901 में, और उसके बाद 1972 में यहाँ पर आग लग जाती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि किस जगह राजा रविवर्मा ने लिथोग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस की प्रारंभ करा, कहाँ पे शुरुआत करा, है ना, प्रारंभ कहाँ पर करा। तो शुरुआत जो हुई है आपकी घाटकोपर में हुई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, घाटकोपर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज भारतीय श्रेष्ठ नृत्य प्रकार कथकली यहाँ से है। ऑप्शंस आर ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना, डी केरल। The great Indian dance form called Kathakali is from Tamil Nadu, B कर्नाटक, C तेलंगाना, D केरला। तो अब जैसे कि यहाँ पे थोड़ा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जीके का क्वेश्चन भी हम बोल सकते हैं, पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो कथकली है वो केरल से है, और केरल की जो है 2 इंडियन क्लासिकल फॉर्म हमको देखने को मिलती है, एक तो कथकली है, दूसरी है मोहिनीअट्टम। तो ये जो कथकली है, कथकली यानी कथ मतलब कि कथा, और कली का मतलब ड्रामा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कथकली है ये बेसिकली मेल जो होते हैं, जो पुरुष वर्ग के, पुरुष समुदाय के जो लोग होते हैं उनके द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कथकली है इसमें नाट्य शास्त्र की मुद्राओं का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, आंखों के एक्सप्रेशन, हैंड जेस्चर्स जो हैं हम देखते हैं काफी उसके थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। जो कथा होती है, रामायण की हो गई, महाभारत की हो गई, उसके अलावा पुराण हो गए, जितने भी काव्य हैं, जितने भी जो है चीजें ये इस्तेमाल में लाते हैं, उनको मतलब अपने हैंड जेस्चर से जो है काम में लाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनमें एक स्पेशल कैरेक्टर होता है इनका, इसको बोलते हैं चुट्टी। चुट्टी जो होती है इनकी, ये आप देख सकते हैं कि चिन्ह पर चारों तरफ से बनाई गई होती है, इसकी एक खास पहचान होती है। और उसके अलावा मैं बात करूं एक छोटे से फैक्ट की, तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि अब रामायण हो गई, तो रामायण में हम कोई भी एक एपिसोड दिखा रहे हैं जिसमें राम और रावण दोनों है, तो अब जो रावण का जो रूप होगा वो रौद्र रूप होगा, वो काफी हॉरिफाइड होगा। तो उसको प्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, तो उसको दिखाने के लिए मैंने जैसे कि बोला कि आंखों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आंखें एकदम लाल होनी चाहिए। तो एक छोटा सा फैक्ट है कि ये जो कथकली में जो मेल परफॉर्मेंस देते हैं कथकली में, ये जितने भी हमारे एपिक्स वगैरह हैं, जो भी पुराण वगैरह है, जो स्टोरी ये नरेट करते हैं अपने डांस फॉर्म के थ्रू, उसमें आंखों को लाल करने के लिए एक बीज रखते हैं अपनी आंखों में, जो अराउंड 5 to 7 आवर्स तक चलता है, जिससे ये आंखें जो होती हैं इनकी बहुत ज्यादा लाल रहती हैं। तो वही बात अगर मैं मोहिनीअट्टम की करूँ, तो मोहिनीअट्टम जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि मोहिनी का मतलब होता है ब्यूटीफुल और अट्टम का मतलब होता है डांस, यानी कि ब्यूटीफुल डांस फॉर्म है ये, अगेन केरला की। जैसे कि मैंने बोला कि कथकली जो है मेल्स के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, तो अब ये जो मोहिनीअट्टम है ये सिर्फ वुमेन्स के थ्रू, जो वुमेन होती हैं उन्हीं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और ये एक सोलो डांस फॉर्म है। और इसके अलावा मैं बात करूं कि थोड़े अब यहाँ पे बात करें तो थोड़ा सा इंडियन क्लासिकल फॉर्म जो 1-2 और हैं उसको भी जान लेते हैं। तो एक होता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से बिलोंग करता है। भरत जैसे कि जो आप नाम से ही जान रहे होंगे कि भरत मुनि से जो है डिराइव हुआ है, और जैसे कि आप जानते हैं कि भरत मुनि जो है इन्होंने नाट्य शास्त्र जो है लिखा था, ये राइटर रह चुके हैं उनके। और भरत
भरतनाट्यम के बारे में ये खास बात भी है कि ये ओरिजिनली जो परफॉर्म किया जाता था, मतलब ट्रेडिशनली, या फिर मैं बोलूँ कि ट्रेडिशनली जो परफॉर्म किया जाता था, जो टेम्पल की जो फीमेल डांसर होती है ना, सिर्फ वही इसको परफॉर्म करती थी और ये मंदिरों में परफॉर्म किया जाता था। और अगर आज की बात करूँ मैं कंटेम्प्रेरी टाइम की, तो साउथ इंडिया में हम ये देखते हैं, तमिलनाडु में हमको ये देखने को मिलता है कि आज भी कुछ लिमिटेड जो फैमिलीज होती हैं, उन्हीं के लोगों द्वारा ही ये परफॉर्म किया जाता है। ये आर्ट फॉर्म जो है एक ऑस्पिशियस है, ये रिलेटेड है, मतलब रिलीजन से हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं। इसकी परंपरा बहुत पुरानी है, बहुत सदियों से चली आ रही है। और जब हम यहाँ तक पहुंच ही गए हैं, तो फिर जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हमको कितने, जब हम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं, हम स्कल्पचर की बात करते हैं, तो हमको कितनी फॉर्म्स में जो है हिंदू देवी देवताएं हैं, डेटीज हैं, गॉडेसेस हैं, ये डांस फॉर्म इन अलग अलग जो है मुद्राओं में हमको ये देखने को मिलते हैं। डांस फॉर्म में भी कहीं ना कहीं जो है नजर आते हैं। तो अब यहाँ पर आप अब मुझे एक ऐसी स्कल्पचर का, एक ऐसी मूर्ति का नाम बताएंगे, शिव की है, वो शिव से एसोसिएट है, जिसमें वो जो है तांडव करते हुए नजर आते हैं। तो उस मूर्ति का नाम क्या है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा द डांस ऑफ शिवा, ये भी एक बुक लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसके राइटर कौन है, ये भी आप मुझे बताइए। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा जानना। तो उसके अलावा मैं बात करूं तो हम देखते हैं कि सत्रिया डांस फॉर्म जो है ये आसाम से बिलोंग करती है। उसके बाद फिर हम ओडिसी देखते हैं, मणिपुरी देखते हैं। तो दीज आर सम इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म जो हमने छोटा छोटा यहाँ पे मोटा मोटा डिस्कस करा। तो उम्मीद है मुझे आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है बहुत ही सिंपल है कि भारतीय श्रेष्ठ नृत्य प्रकार कथकली यहाँ से है, तो ये केरला से है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज सभी वेकलू गणपति मूर्ति यहाँ से है। एंड द ऑप्शंस आर ए एलोरा, बी हम्पी, सी हेलेबिडू, डी अजंता। सभी वेकलू गणपति स्कल्पचर इज इन ए एलोरा, बी हम्पी, सी हेलेबिडू, डी अजंता। तो अब यहाँ पर गणपति की जो है मूर्ति के बारे में पूछा गया और ऑप्शन दे रखे इन्होंने एलोरा, हम्पी, हेलेबिडू, अजंता। तो अब यहाँ पे गणपति की इस मूर्ति को जानने से पहले जरा हम अपने ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बात करी है, जैसे कि ए में है एलोरा। तो एलोरा क्या है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अजंता और एलोरा, अजंता ऑप्शन डी में इन्होंने दे रखा है। दोनों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो एलोरा की जो गुफाएं हैं, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, अपने रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं। बेसाल्ट चट्टान को काटकर जो है ये बनाई गई है, मानव निर्मित केव्स हैं। और इनका निर्माण हम देखते हैं यहाँ पे 6 to 10th सेंचुरी में हमको यहाँ पे इनका निर्माण देखने को मिलता है। इस एलोरा की जो फेमस खास बात ये है कि यहाँ पे 34 गुफाएं जो है कार्व की गई, यहाँ पे खोद कर बनाई गई हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे तीनों धर्मों को हम फॉलो कर रहे हैं। एक यहाँ पे हिंदू धर्म की गुफाएं मिलती हैं आपको, यहाँ पे बुद्धिस्ट जो है धर्म की गुफाएं मिलती हैं, जैन धर्म की गुफाएं मिलती। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है 1 to 12 आपको बुद्धिस्ट केव देखने को मिलती है। देन आपको 13 to 29 आपको जो है हिंदुइज्म की जो है हिंदू केव्स आपको देखने को मिलती है। देन आपको 30 to 34 आपको जैन केव्स देखने को मिलती हैं। और इसमें जो है हिंदू केव्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 16 नंबर केव जो है कैलाशनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आप पहला पार्ट जरूर देखिए, वहां पे मैंने उसको डिटेल में जो है डिस्कस किया हुआ है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं अजंता की, तो वही सेम अजंता भी रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए अपने बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर जो है गुफाएं बनी है। और हम देखते हैं कि जैसे कि आपकी एलोरा है, वहां पे भी बेसाल्ट पत्थर की गुफाएं बनी थी, बेसाल्ट चट्टान थी जो उसको काटकर जो है गुफाएं बनाई गई थी। सेम अजंता में भी बेसाल्ट पत्थर को काट के गुफाएं बनाई गई हैं। और मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो ये एक ही, दोनों ही औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में दोनों ही स्थित हैं। और इनकी दूरी की बात करूं तो अराउंड 100 किलोमीटर का इनका डिस्टेंस है, राइट। और उसके बाद में अगर अजंता की थोड़ी सी और बात कर लो, तो हम देखते हैं कि अजंता में अराउंड 30 केव्स आपको 30 केव्स आपको जो है देखने को मिलती हैं। और मतलब कि ये जो है सारी ऑलमोस्ट यहाँ पे चैत्य और विहार आपको देखने को मिलते हैं। चैत्य विहार क्या होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जरूर बताइए। और उसके अलावा फिर हम यहाँ पे अगर केव्स की बात करें, कि सब्जेक्ट मैटर की बात करें, तो हम देखते हैं कि बुद्धिज्म यहाँ पे जो है फॉलो हो रहा है। यहाँ पे आपको जातक कथाएं देखने को मिलती हैं, आपको यहाँ पे आपको बुद्धा के स्कल्पचर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो सिद्धार्थ गौतम थे, उनकी जो लाइफ है, उनके एपिसोड्स आपको देखने को मिलते हैं। जातक कथा की मैं बात करूं तो आपको शदंत जातका देखने को मिलती है। उसके बाद महाकपि जातका देखने को मिलती है। उसके बाद महाहंस और वेशांतर, कई तरह की जातकाएं जो स्टोरीज हैं
बहुत आपको देखने को मिलती हैं। अब मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ये जो जातिकाएं जो मैं बता रही हूँ, जैसे कि जातिका स्टोरीज से आप भली भांति परिचित होंगे कि जातिका स्टोरीज जो होती हैं वो प्रीवियस लाइफ ऑफ जो बुद्धा है उसकी जो कहानियां हैं वो होती हैं जातिका स्टोरीज। और उनका जो है हमको म्यूरल पेंटिंग्स आपको जो है अजंता में देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा फेमस है अजंता इसके लिए। तो आप मुझे यहाँ पे एक बात बताइए छोटी सी कि जो मैं आपको जातिका स्टोरीज बता रही हूँ, छदंत जातिका, वेशांतर जातिका, उसके बाद महाकपि जातिका, ये जो जितने भी हैं, ये इसके अलावा यहाँ पे आपको अजंता के अलावा और कहाँ देखने को मिलता है? रिलीफ फॉर्म में आप बताइए मुझे इसके, और रिलीफ में जो है ये कहाँ देखने को मिलता है? वहीं अगर मैं आपको अब ये तीसरे ऑप्शन की बात करूं, हेलेबिडु टेम्पल, आप सभी बहुत ही भली भांति परिचित होंगे, मेरे तो बहुत ज्यादा क्लोज टू हार्ट है, मुझे बहुत पसंद है ये टेम्पल। क्यों पसंद है बताऊंगी अभी। तो जो हेलेबिडु टेम्पल है इसको होयसलेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो टेम्पल है लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है और इसका जो निर्माण है 12th सेंचुरी में विष्णुवर्धन द्वारा किया गया, जो अगेन होयसल वंश का जो है, होयसल वंश या फिर होयसल एम्पायर का जो है रूलर था। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि होयसल वंश की राजधानी थी कर्नाटक, और ये कर्नाटक में जो है स्थित है। होयसलेश्वर टेम्पल की अगर मैं बात करूं तो ये अपने बहुत ही फैसिनेटिंग आर्किटेक्चर और पिलर्स को लेकर जो है बहुत ज्यादा विश्व प्रसिद्ध है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इसका ग्राउंड प्लान है, अब देखिए यहाँ पे जो इसका ग्राउंड प्लान है ये स्टार शेप्ड है। अभी इससे पहले जो जितने भी हम ग्राउंड प्लान्स देखते हैं ना, मतलब द्रविडियन शैली हो गई, आपका नागर शैली हो गई, जितने भी ये स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि स्क्वायर शेप का इस्तेमाल हो रहा है, रेक्टेंगुलर शेप्स का इस्तेमाल हो रहा है। ग्राउंड प्लान की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर एक फैसिनेटिंग बात ये है कि जो इसका ग्राउंड प्लान होता है, आप इमेज में देख सकते हैं, ग्राउंड प्लान जो होता है स्टार शेप्ड होता है। इसके अलावा आप मुझे ये बताइए कि जो टेम्पल है ये कौन से स्टोन में, स्टोन भी इसका अलग है थोड़ा, क्योंकि चमक आप देख ही सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये जो टेम्पल है इसका स्टोन कौन सा है, स्टोन का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको ग्राउंड प्लान की बात करी ना अभी, आप मुझे बताइए कि कुछ ऐसे टेम्पल्स भी हैं, बेसिकली ये देवी सेक्ट यानी कि ये एक गॉडेस हैं, एक फीमेल गॉडेस है, उनको डेडिकेटेड है। ये ऐसे टेम्पल होते हैं जो सर्कुलर शेप में बने होते हैं। मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगी, आपको ये पहचानना है कि सर्कुलर शेप का जो ग्राउंड प्लान है वो कौन से टेम्पल्स का होता है, राइट। तो ये डेडिकेटेड है देवी को, और ये कौन सी है, ये फीमेल गॉडेस कौन से है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो है ना ये फैसिनेटिंग बात की, मतलब कि जो ग्राउंड प्लान्स है उनकी भी शेप्स बदल रही हैं, यही है तुल्य भारत। तो अब मैं बात करूं हम्पी की, तो हाँ, हम्पी में आपको ये सविवेकलू गणपति की मूर्ति अगेन जो कर्नाटक में है देखने को मिलती है। अच्छा, ये जो आप सविवेकलू आपकी जो गणपति मूर्ति है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक मोनोलिथिक मूर्ति है लॉर्ड गणेश की। और इसके पीछे कहानी ये है कि जो सविवेकलू है ना, ये एक शब्द है कर्नाटक का, कन्नड़। ये सविवेकलू जो शब्द है ना, ये शब्द है कन्नड़ भाषा में। सविवेकलू का मतलब होता है मस्टर्ड सीड, यानी कि सरसों का दाना। तो क्योंकि ये जो गणेश की जो मूर्ति है यहाँ पे देखिए कितनी जायंट है, इसकी अगर मैं हाइट की बात करूं तो इसकी जो हाइट है वो 8 फीट हाइट है, और एक सिंगल रॉक को जो है काट कर ये बनाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ इनके पिलर्स हैं, तो ये एक श्राइन है बेसिकली इनकी, वहां पर इस स्कल्पचर को प्लेस किया गया है। तो ये जो सविवेकलू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कन्नड़ भाषा में इसको बोलते हैं मस्टर्ड सीड, यानी कि सरसों का दाना, सरसों का बीज। तो जैसे कि जो इनकी ये जो स्टमक है ना, देखिए आप, पेट कितना बाहर निकला हुआ है, जैसे कि एक सरसों का दाना होता है। तो जो लोकल पीपल है ना, लोकल पीपल ने इनका नाम रख दिया, ये जो गणपति हैं वो सविवेकलू हैं, सविवेकलू गणपति है। हम जैसे कि पहचान के लिए नहीं रख देते, जैसे कि हम स्कूल में होते हैं, तो जैसे कि मेरे साथ क्या था, मेरे स्कूल में दो सेम एक नाम की 2 लड़कियां थी, दोनों नेहा नाम था उनका। तो हम ऐसे बोलते थे कि अरे जो लंबे बाल वाली नेहा है वो, है ना। तो हम इस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं ना चीजें। क्यों मैं बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि इसके थोड़ी दूर ही आपको एक और गणपति देखने को मिलेंगे, सेम कॉपी है, सेम लगभग सेम स्टाइल है,
सेम आइकोनोग्राफी को फॉलो कर रहे हैं और वो भी मोनोलिथिक ही स्कल्पचर है, यानी कि एक पत्थर को काटकर ही तराशा गया है, बनाया गया है। बस डिफरेंस इतना है कि ये जो दूसरे वाला जो मैं गणेश की बात कर रही हूँ, इसका नाम है कादल कालू और इसका जो हाइट है वो 15 फीट है। अब ये कादल कालू का है, कादल कालू क्या है? अब कादल कालू का मतलब होता है ग्राम, ब्लैक ग्राम, यानी कि काला चना। तो जब काले चने को हम बीच में से काट देते हैं, हटा देते हैं, 2 पार्ट्स करते हैं, तो उसके बाद जो शेप होती है वही इन गणपति की भी है। कहने का मतलब ये है कि इन गणपति का जो पेट था वो काट दिया गया, तो उसके बाद जो शेप बनी वो वैसी बनी जैसे कि एक चने के दाने को काट के जो शेप आती है ना, वो जो होती है। तो मतलब ये इंटरेस्टिंग नाम जो है लोकल पीपल द्वारा दिए गए हैं, जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपनी तरफ से जो है इनको नाम रख दिए गए हैं, बस जस्ट टू पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए कि अरे क्योंकि गणपति तो देखो दोनों है तो कैसे पहचानेंगे, अरे सभी वेखलू वाला गणपति और दूसरा अरे वो कादल कालू वाला गणपति, यानी कि जिनका पेट कटा हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो मतलब इस तरह से। तो अब मैं अगर बात करूं इनकी आइकोनोग्राफी की, तो हम देखते हैं कि ये जो गणपति हैं, हम अभी सभी वेखलू वाले गणपति की बात करते हैं। ये जो गणपति है, ये इनकी जो हाइट है 8 फीट है और उनके आसपास हम जो है पिलर्स देख सकते हैं, डेकोरेटिव पिलर इनके आसपास आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक इंस्क्रिप्शन मिलती है, इस स्टैचू के यहाँ पर हमें एक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं जो 1500 AD में जो है बनाई गई थी, या फिर मैं बोलूं कि खोद कर लिखी गई थी, कार्व करके जो है इसको लिखा गया था। उसमें ये मेंशन है कि ये जो हमारे सभी वेखलू गणपति हैं इनको इरेक्ट किया गया था नरसिंह द्वितीय, जो कि विजयनगर अंपायर के जो एक रूलर। तो ये जो हम देखते हैं कि इनको 1500 AD में इनको जो है उनकी याद में, नरसिंह द्वितीय की जो कि विजयनगर अंपायर के रूलर थे, उनकी याद में ये जो है स्कल्पचर यहाँ पे बनाया गया है। वहीं अगर बात मैं इनकी आइकोनोग्राफी की करूं तो हम देखते हैं कि ये हाफ लोटस पोजीशन में बैठे दिखाए गए हैं। इनकी जो सूंड है वो ब्रोक हो चुकी है, ब्रोकन जो है टस्क है इनकी, और इनके 4 हाथ दिखाए गए हैं, इनमें मोदक है और उनके बाद नोच इन्होंने जो है पकड़ा हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इनका पेट जो है उसके ऊपर इन्होंने सांप बांधे हुए, जैसे कि बेल्ट की तरह बांधा हुआ है, उसको ऐसा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाया गया। अब इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, मिथोलॉजिकल स्टोरी है। कहा जाता है कि एक बार क्या होता है, गणेश जी है ना बहुत सारे मोदक खा लेते हैं, जैसे कि आपको पता है उनको लड्डू बहुत पसंद है, तो मतलब कि बड़े उसमें टेस्ट में जो है इनको बहुत पसंद है। अब स्वाद आता रह रहा है, स्वादिष्ट है काफी मोदक, की स्वाद में बहुत सारे लड्डू खा लेते हैं। तो जब ये खा लेते हैं तो ये देखते हैं कि यार इनका जो पेट है वो तो बहुत ज्यादा फूल जाता है। तो ये इनको मतलब कि फिर अचानक से इनको ये नीचे देखते हैं और देखते हैं कि एक सांप चल रहा है, तो इनको रहता है कि मेरा पेट फट ना जाए, तो वो सांप को उठाते हैं और उसको एज एन बेल्ट अपनी जो स्टमक है, जो अपनी पेट है, उस पर बांध लेते हैं। तो यही रिप्रेजेंटेशन आपको सभी वेखलू गणपति में मिलेगा और यही रिप्रेजेंटेशन आपको कादल कालू जो गणपति हैं वहां भी आपको देखने को मिलेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये जो है आपके सभी वेखलू जो गणपति हैं ये आपके 8 फीट के हैं, और जो आपके दूसरे कादल कालू गणेश जो है वो 15 फीट के हैं। और दोनों को ही 15th सेंचुरी में जो है कार्व किया गया था, 15th सेंचुरी में ही बनाया गया था। दोनों ही हम्पी में है, हम्पी जो कि कर्नाटक में है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, आपको लोकेशन पता चल गई होगी, कहानी पता चल गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो उन्होंने पूछा है कि सभी वेखलू जो है गणपति की मूर्ति कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि ये हम्पी में है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 एंड द क्वेश्चन नंबर 18 इज, एक ऐसा जाना माना कला क्षेत्र का पात्र जो आदिवासियों जैसे और उनके साथ में रहता है। एंड द ऑप्शंस आर ए रामकिंकर बेज, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी के.जी. सुब्रमण्यम, डी विनोद बिहारी मुखर्जी। There was one known legend in a field who lived like and with Adivasis. Options are A. रामकिंकर बेज, B. रविंद्रनाथ टैगोर, C. के.जी. सुब्रमण्यम, D. विनोद बिहारी मुखर्जी। तो अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो आदिवासियों जैसे रहता है और उनके जैसा या फिर उनके साथ जो है काम करता है, उनके स्टाइल को फॉलो करता है। तो अब यहाँ पर हम
इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम पहले देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने। तो यहाँ पे 4 आर्टिस्ट हैं। अब ये चारों आर्टिस्ट बहुत ही ज्यादा मेन आर्टिस्ट है, ये सारे इंडियन आर्टिस्ट हैं। सभी को इनके काम के लिए बहुत ज्यादा अवार्ड रिकॉग्निशन मिला है और ये चारों ही एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इन चारों आर्टिस्ट को ना हम क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ये क्योंकि आर्टिस्ट जो है हम देखेंगे कि कैसे किस ग्रुप में आ रहे हैं, इनके स्टूडेंट्स, इन आर्टिस्ट के स्टूडेंट्स कौन हैं और ये आर्टिस्ट किसके अंडर रहकर अपनी आर्ट प्रैक्टिसेस कर चुके हैं। तो शुरू से शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन की, ताकि आप जो है इस क्वेश्चन की रूट तक जा सकें और अगर इससे आगे आने वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं या फिर जो भी आने वाले आपके एग्जाम्स हैं, इनसे रिलेटेड अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर दे पाएं। तो आप सबसे पहले चलिए बढ़ते हैं अब इसको समझने के लिए। तो आप सबसे पहले क्रोनोलॉजी देखिए। सबसे पहले आपके आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर 1861 में इनका जन्म होता है। उसके बाद हम देखते हैं 10 साल बाद आपके अबिंद्रनाथ टैगोर आते हैं। अबिंद्रनाथ टैगोर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में आते हैं। एक आर्ट मूवमेंट होता है, एक स्कूल फ्लरिश करते हैं ये, जहाँ पे रिवाइवलिज्म की बात करते हैं। जितने भी हमारे फोक आर्ट्स हैं, जितने भी हमारे इंडियन कल्चर हैं, जो हमारी रूट्स हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, एंशियंट म्यूरल्स वगैरह हैं, जितना भी मतलब हमारा इंडियन आर्ट कल्चर हेरिटेज है उसको ये फॉलो करते नजर आते हैं कहीं ना कहीं। अबिंद्रनाथ टैगोर की मैं आपकी यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जन्म होता है रविंद्रनाथ टैगोर का। उसके बाद फिर इनके जो नेफ्यू हैं अबिंद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर, ये दोनों इनके नेफ्यू हैं और इनकी एक बहन भी है, उनका नाम है सुनैनी देवी। अच्छा, सुनैनी देवी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन देखिए थोड़ा लंबा जाने वाला है, क्योंकि जब तक मैं आपको रिलेट करके बताऊंगी नहीं ना, आपको समझ नहीं आएगा कि सीक्वेंस कैसे चल रहा है। हम क्रोनोलॉजी से बढ़ते चलेंगे और इनके आर्ट स्टाइल को जानते चलेंगे, इनकी आइडियोलॉजी के बारे में जानेंगे, फिर इनके फेमस काम के बारे में जानेंगे, किस तरह से चीजें एग्जीक्यूट करते हैं उनके बारे में जानेंगे, इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त किए उसके बारे में जानेंगे। तो ये सब हम सीक्वेंस से जानते चलेंगे और मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ पे थोड़ा स्टोरी का जो है कंपाइलेशन कर रही हूँ, स्टोरी कंपाइल करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको जो है समझ आ जाए चीजें। तो सबसे पहले मैं दोबारा बोल रही हूँ आपको, और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप प्लीज वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर के जो नेफ्यू हैं वो हमको अबिंद्रनाथ टैगोर हैं, गगनेंद्रनाथ टैगोर, उनकी एक बहन भी है, उनका नाम है सुनैनी देवी। भारत की पहली महिला चित्रकार है सुनैनी देवी। नेव आर्ट में जो है ये काम करती हुई नजर आती हैं। इनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग मिलती नहीं है, स्टिल ये अपने काम के लिए बहुत जानी जाती है। चलिए, तो उसके बाद हम बात करते हैं अबिंद्रनाथ टैगोर की। तो अबिंद्रनाथ टैगोर क्या है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये बंगाल स्कूल जो है ये बंगाल स्कूल के अंडर आते हैं, बंगाल स्कूल के काम के लिए जाने जाते हैं। और इनके ना 3 स्टूडेंट होते हैं, अबिंद्रनाथ टैगोर के 3 स्टूडेंट होते हैं। नंबर 1 नंदलाल बोस, नंबर 2 आसिफ कुमार हालदार, नंबर 3 शितेंद्रनाथ मजूमदार। ओके, तो अबिंद्रनाथ के 3 स्टूडेंट्स हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब होता है मैजिक। तो अब क्या होता है, नंदलाल बोस के 2 स्टूडेंट्स होते हैं, नंबर 1 विनोद बिहारी मुखर्जी, नंबर 2 राम किंकर बेज, ठीक है। अब यहाँ पे अलग से एक मैजिक देखिए, क्या मैजिक होता है कि विनोद बिहारी मुखर्जी के 3 स्टूडेंट्स होते हैं, नंबर 1 केजी सुब्रमण्यम, 2 सोमनाथ और 3 सत्यजीत रे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो केजी सुब्रमण्यम है वेल नोन इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है, सोमनाथ होर वेल नोन जो है स्कल्प्टर हैं, बहुत फेमस स्कल्प्टर हैं, एंड देन सत्यजीत रे जो आपके इलस्ट्रेटर हैं, बहुत फेमस इलस्ट्रेटर हैं, एंड देन बहुत ही ज्यादा फिल्म मेकर हैं, बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं। और इन्होंने विनोद बिहारी मुखर्जी यानी कि जो इनके गुरु थे विनोद बिहारी मुखर्जी, उनके ऊपर एक मूवी बनाई थी इन्होंने, द इनर आई। और ये उन्होंने कब बनाई थी ये आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब एक और मैजिक होता है, क्या मैजिक होता है कि राम किंकर बेज जो हैं उनके भी अब
3 फेमस स्टूडेंट्स निकल कर आते हैं। कौन कौन है वो? शंकु चौधरी है, नंबर 2 बलबीर सिंह कट है, नंबर 3 प्रभास सेन है। अच्छा, तो मैं आपको एक क्रोनोलॉजी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये हमको टाइम के साथ तो जानना जरूरी है ही। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन मतलब इस तरह से भी देखे जाते हैं कि आप सीक्वेंस में लगाइए कि कौन बड़ा था, कौन छोटा था, फिर उसके बाद कौन छोटा था। तो अब यहाँ पे आर्ट हिस्ट्री का फंडा क्या है? तो कई बार हम देखते हैं कि जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो डेट्स याद करने में फंसे रहते हैं कि 1901 में इनका जन्म हुआ, इनकी मृत्यु यहाँ हुई, यहाँ हुई। तो मतलब ऐसे ना चीजें, मतलब ये रट्टाफिकेशन होता है, आप ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाओगे। लेकिन अगर आप इसको है ना इस तरह से समझोगे ना कि ये इनके स्टूडेंट, फिर इनके स्टूडेंट, फिर ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए, है ना, 19th सेंचुरी, फिर 20th सेंचुरी, ऐसे ऐसे करके अगर आप सीक्वेंस में चीजें जो है समझते चलेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे। तो अब होता क्या है, अब हम आते हैं वापस रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस में है राम किंकर बेज, रविंद्रनाथ टैगोर, के.जी. सुब्रमण्यम, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो अब हम इन चारों के आसपास ही घूमेंगे, इन चारों को ही समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, आप दोबारा से हम आते हैं हम अपने रविंद्रनाथ टैगोर की तरफ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है वेल नोन बंगाली इंडियन पोएट है। उसके बाद एक बहुत ही जाने माने प्रख्यात फिलोसोफर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और इनका जो जन्म है वो जोरासाको कोलकाता में होता है। और हम देखते हैं कि इनका जो पेंटिंग की तरफ रुझाव है, इसके अलावा जो पेंटिंग की ये पोएम्स वगैरह तो लिखते ही हैं, राइटिंग के लिए बहुत जाने माने प्रख्यात राइटर भी हैं और जाने भी जाते हैं। और मैं बात करूं पेंटिंग के स्टाइल के बारे में, तो हम देखते हैं कि जो पेंटिंग की तरफ इनका रुझाव है, जो आर्ट की तरफ जो रुझाव है, इनका ये रुझाव इनकी 65 साल की आयु के बाद होता हुआ नजर आता है कहीं ना कहीं। तो अब मैं इनके बारे में थोड़ी सी और बात करूं तो हम देखते हैं कि इन्होंने इंडिया का और बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगीत भी लिखा था, नेशनल एंथम भी लिखा था। इनको इनके लिटरेरी वर्क के लिए, जो इनका लिटरेचर में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिलता है 1913 में। तो कहने का मतलब ये इनको तो हर कोई ही जानता है, लेकिन हम इनको यहाँ पर आर्ट के पर्सपेक्टिव से समझेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनका काम का स्टाइल क्या है और वो ऐसा क्यों है, फेमस आर्ट वर्क्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हम और इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है, तो हम इस तरह से इनको डिकोड करते चलेंगे, ताकि जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर कुछ भी हमसे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछ लिया जाए तो हम उसका आंसर कर पाए। तो अब हम यहाँ पे शुरू से देखते हैं कि इनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे। तो नंबर 1 हम देखते हैं कि 1901 में इन्होंने शांति निकेतन में एक स्कूल की स्थापना की, जहाँ पे जो है जो भी इनके पास नॉलेज है, अपनी नॉलेज जो है बच्चों को शेयर कर सके। एक छोटा सा स्कूल बनाते हैं, अराउंड 5 स्टूडेंट्स रहे थे उस टाइम पे, तो एक छोटे से स्कूल की शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, फिर ये 1919 में यानी कि 1919 में जो है ये कला भवन की स्थापना करते हैं। कला भवन एक विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1921 में ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं, जो अराउंड 1951 में 1951 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है घोषित की जाती है, तो पार्लियामेंट एक्ट के तहत। तो हम ये देखते हैं कि पहले देखिए एक छोटे से स्कूल की शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद 1919 में देखते हैं कि हम कला भवन की शुरुआत हो रही है। फिर हम देखते हैं कि 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी। अच्छा, विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है ना, यहाँ पर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि आपका कला भवन हो गया यानी कि विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट, है ना। एक है चीना भवन, ऐसी कुछ है, चीना या चाइनीज भवन। हाँ, फिर एक हो गया आपका हिंदी भवन यानी कि हिंदी डिपार्टमेंट। तो इस तरह से ऐसे ऐसे ना भवन बने हुए हैं यहाँ पर, और अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। तो अब क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया 1919 में ये कला भवन की स्थापना करते हैं। अब इसके साथ साथ क्या होता है, इनके जो अबिंद्रनाथ टैगोर हैं ये इनके साथ ही चल रहे हैं। अबिंद्रनाथ टैगोर जो है बंगाल स्कूल को फॉलो कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। अबिंद्रनाथ टैगोर के जो स्टूडेंट्स हैं वो है नंदलाल बोस। अब क्या होता है 1919 में ये इन्होंने यहाँ पे स्थापना कर दी कला भवन की। तो अब कला भवन में टीचर, भाई अब कला भवन तो खोल दिया, विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट का टीचर कौन होगा, खोल तो दिया डिपार्टमेंट। तो अब जो आपके नंदलाल बोस होते हैं इनको यहाँ पे इनवाइट किया जाता है कि आप आओ, ऑफर दिया जाता है, आप आओ यहाँ पर आके पढ़ाओ बच्चों को। वो कहते हैं ठीक है, वो उनका प्रस्ताव मान लेते हैं, वो एग्री करते हैं, कहते हैं वो कहते हैं ओके। फिर वो आते हैं, फिर यहाँ पर जो है पढ़ाने लग जाते हैं। अब टीचर तो आ गया, स्टूडेंट्स कौन,
तो यहाँ पर फर्स्ट स्टूडेंट होते हैं नंदलाल बोस के जो एडमिशन लेते हैं यहाँ पर कला भवन में, वो है विनोद बिहारी मुखर्जी। तो विनोद बिहारी मुखर्जी आते हैं और यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, आप ध्यान से सुनते रहिए, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो आप अब यहाँ पे नंदलाल बोस आ गए आपके और आपके विनोद बिहारी मुखर्जी आ गए, यहाँ पे अभी दोनों पढ़ रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब ये जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं आपके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सभी जानते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सी बात है, अपने लिटरेरी वर्क के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस रहे हैं। तो ये आए दिन विदेश यात्रा करते रहते थे और अराउंड 34 कंट्रीज जो है ये विजिट भी कर चुके हैं, विदेश में काफी भ्रमण किया है इन्होंने। तो ये आए दिन इनको इनविटेशन आता रहता था बाहर की कंट्रीज से कि आप आइए और अपनी पोएम्स या जो भी राइटिंग्स हैं वो सेशन लीजिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो है हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारी जगह पर यहाँ पे जो है लेक्चर लीजिए, सेशंस लीजिए, एक्सेट्रा। तो ये बाहर जाते हैं। अब देखिए 1919 में तो आपका कला भवन हो गया शुरू और काम हो रहा है, आर्टिस्ट आ रहे हैं। तो अब क्या होता है, ये बाहर जाते हैं और फिर ये देखते हैं कि एक स्टेला क्रामरिश जो कि ऑस्ट्रिया की वेल नोन आर्ट हिस्टोरियन है, जानी मानी, और इनकी एक बहुत फेमस बुक भी है द हिंदू टेम्पल। इन्होंने बहुत काम किया है इंडियन टेम्पल पर और स्कल्पचर्स पे, हमको इनकी बुक्स देखने को मिलती हैं। तो ये बाहर जाते हैं और ये वहां पर स्टेला क्रामरिश से मिलते हैं। तो वहां पर जाकर वो उनका लेक्चर सुनते हैं तो काफी प्रभावित हो जाते हैं। तो वो इन्विटेशन देते हैं कि आप आइए, हमने कला भवन की स्थापना की है शांति निकेतन में, आप आइए और हमारे स्टूडेंट्स और हमारे जो टीचर्स हैं उनको जो है नॉलेज बांटिए, वहां पे उनको एज एन फैकल्टी वो इनवाइट करते हैं। तो वो मान जाती हैं। तो फिर 1922 में, यानी कि 2 साल बाद, फिर हम देखते हैं कि अब आपकी वो आ गई हैं, स्टेला क्रामरिश यहाँ पर आ गई हैं। वो यहाँ पर आके गॉथिक टू डाडाइज्म का जो है कोर्स लॉन्च कर रही हैं, कोर्स वो पढ़ा रही हैं। वो वहाँ पे स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं और टीचर भी पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये, जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं और जो नंदलाल बोस हैं बंगाल शैली में काम कर रहे हैं। अब इनके प्रभाव में कौन है, अब इनके प्रभाव में है आपके विनोद बिहारी मुखर्जी। अब क्या होता है, अब बाहर से भी स्कॉलर्स आ रहे हैं, है ना। अब बाहर से भी जो हमारी जो नॉलेज है वो उनका एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो क्या हो रहा है, जो जो आपके विनोद बिहारी मुखर्जी हैं वो बंगाल स्कूल में भी काम कर रहे हैं और फिर आपकी स्टेला क्रामरिश से बाहर की भी नॉलेज ले रहे हैं, वेस्टर्न आर्ट की नॉलेज ले रहे हैं। उसके बाद फिर रविंद्रनाथ की आइडियोलॉजी भी सुन रहे हैं। तो अब चलिए वापस चलते हैं अपने रविंद्रनाथ टैगोर की ओर। तो रविंद्रनाथ टैगोर का क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि जो आर्ट है वो सेल्फ एक्सप्रेशन होना चाहिए। वो इनर, जो हमारी जो इनर ब्यूटी होती है, जो हमारे इनर थॉट्स हैं, आर्ट इज ऑल अबाउट इनर सेल्फ, आर्ट इज ऑल अबाउट इनर एक्सप्रेशन, है ना। वो इन सब चीजों की बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं ये अपनी 65 में, यानी कि 65 साल की आयु के बाद, यानी अराउंड 1928 के अराउंड, ये जो अपनी पेंटिंग्स है ना इनको सीरियस लेना शुरू करते हैं। अच्छा, अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कभी भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। हम वापस रविंद्रनाथ टैगोर पर शिफ्ट हो गए हैं। प्लीज आप ये सीक्वेंस फॉलो करते चलिए, वीडियो को दोबारा देख लेना और ज्यादा क्लियर करने के लिए, समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ ये, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, तो अब क्या होता है, जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। इनकी कला की शुरुआत कैसे होती है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये क्या करते हैं कि ये अपनी पोएम्स लिखते रहते हैं। जब ये पोएम्स लिखते हैं तो ये करेक्शन करते हैं। आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि करेक्शन करते करते कुछ शब्दों को काट देते, तो ये ना अचानक से है ना ये ऑटोमेटिक फॉर्म्स बन जाती हैं। तो ये उनसे कहीं ना कहीं अपना रिलेशन, ये अपने जो इमोशंस हैं उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, क्योंकि इनका जो काम है ये, मतलब ये कुछ प्लान करके नहीं करते हैं। ये जो सोचते हैं, इनके मन में जो आता है ये वो काम करते हैं। इनका जो थॉट प्रोसेस है, इनका जो काम है वो बहुत ही ज्यादा इमेजिनेशन पर बेस्ड है। कहीं ना कहीं हमको इनके अनकॉन्शियस माइंड की जो इमेजेस हैं, यानी कि अब वो अपना काम कर रहे हैं, पोएम लिख रहे हैं और वो मतलब कि अनकॉन्शियसली अपना मिटाते चल रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसी डूडलिंग सी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ फॉर्म क्रिएट हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं उससे जो है अपना सेल्फ एक्सप्रेशन वहां पर वो छोड़ना चाहते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोलते हैं कि मेरे को किसी आइडियोलॉजी में, किसी आर्ट स्कूल में बंधना नहीं है, मुझे जो फील होता है मैं बस वही बनाऊंगा। अगर मैं बल्कि इनके मीडियम की बात करूं तो हम देखते हैं कि मीडियम में भी इन्होंने कुछ
कैनवस पे ऐसे ब्रश लेके काम नहीं किया है। शुरुआत में हम देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है ऐसी पेन से डूडलिंग करते हैं, काली स्याही से काम करने लग जाते हैं, ऐसी उंगली को रंग में डुबोया, काम कर लिया। ब्रश की मैं बात करूँ तो जैसे कि एक कॉटन लिया और फिर उसको थोड़ा सा किसी भी नेचुरल कलर में कोई फूल वगैरह को ऐसी निकाल कर रंग को ऐसी उसको डाला और ऐसी कुछ भी ड्रॉ कर दिया। शुरुआती काम तो बल्कि इनकी हमारे ब्लैक इंक में ही इनको देखने को मिलते हैं इनके, क्योंकि एक राइटर है, बहुत सेंसिटिव सोल है, तो ये अपने सब्जेक्ट मैटर को, नेचर को, प्रकृति को, मनुष्य को, एनिमल्स को, हर किसी को मतलब ये बहुत सेंसिटिव है, तो उनकी दुख को, उनकी पीड़ाओं को ये बहुत ज्यादा समझ पाते हैं, ये बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। जब तक आप आपकी क्रिएटिविटी, आप जब तक आप जो एसेंस होता है ना किसी चीज का, अगर आपको कुछ दुख प्रेजेंट करना है किसी भी चीज में, या फिर आपको कोई दुख का जो रोल प्ले करना है आपको, है ना, तो उसको उसके कैरेक्टर में आपको जाना पड़ेगा, उस चीज को पहले फील करना पड़ेगा। और ये तो बहुत बड़े राइटर हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो चीजें फील करते हैं उसको बाहर लेकर आ रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा सा बात करूं तो हम देखते हैं कि ये बोलते हैं कि ट्रूली मॉडर्न आर्ट स्टैंड्स अपार्ट एनी स्कूल और रिजिड आइडियोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको बोला, किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, किसी स्कूल में बनना नहीं चाहते हैं। जैसे कि बंगाल स्कूल में क्या था, बनकर काम हो रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इंडियन आर्ट को फॉलो कर रहे थे। हम देख रहे हैं कि ये माइथोलॉजिकल थीम्स हैं उस पर काम कर रहे थे, है ना, वॉश टेक्निक थी और वहां पे इंडियन मिनिएचर, इन सब पे इनका ज्यादा फोकस था, है ना। मगर रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर हम देखते हैं, अगर मैं इनके काम की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया इनके जितने भी काम हैं वो सारे इनके पर्सनल और लोकल एक्सपीरियंस जो है इनके उनके ऊपर बेस्ड है। इनके काम की सब्जेक्ट मैटर की बात करूं तो ये जो भी आसपास जिस पर ये इन्होंने लिखा है, फिर जहां जहां इन्होंने ऑब्जर्व किया चीजें, लैंडस्केप बनाए, बर्ड्स बनाए, एनिमल्स बनाए, लिविंग ट्रेडिशंस पर काम करते हुए नजर आते हैं। और अगर मैं बात इनके थोड़े स्टाइल की करूँ तो हम देखते हैं कि इनके जो फिगर्स हैं, इनके जो काम है वहां पे मतलब बहुत ही इमेजिनेटिव फिगर्स है, फैंटेसी हमको देखने को मिलती है, ड्रामेटिक फिगर्स है, हॉरिफाइड लगते हैं कभी कभी, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, मिस्ट्री एकदम है इनके अंदर। रिदमिक लाइंस का ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल जो है करते हुए नजर आते हैं। और इनके काम जो है नॉल्डे और पॉल क्ली से ही प्रभावित है, क्योंकि ये इनर एक्सप्रेशन की बात मैं बार बार क्यों फोकस कर रही हूँ, मैं क्यों इतना बोल रही हूँ, क्योंकि आप इस बात को समझिए, ये एक राइटर है और एज एन राइटर बाहर इनवाइट किए जाते हैं, बाहर इनका आना जाना लगा रहता है, बाहर जाके बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट से मिलते हैं। जैसे मैंने बताया कि इतनी बड़ी आर्ट स्कॉलर से भी मिले, ये स्टेला क्रैमरिच से मिले, तो जो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है वो बहुत ज्यादा है। एक बच्चा स्कूल में जाके इतना नहीं सीख पाएगा शायद, लेकिन वहां ज्यादा सीख पाएगा जहाँ पे उसको एक्सपोजर मिलेगा, जहाँ पे उसको इतने अपने से ज्यादा स्किल्ड लोग मिलेंगे। सराउंडिंग का बहुत फर्क पड़ता है। इनको साउंड नॉलेज थी वेस्टर्न आर्ट की, ये सारे इज्म से भली भांति परिचित थे, बाहर जाके अपनी एग्जीबिशन देखते थे। उसके अलावा 1930 में इनकी पेरिस में एग्जीबिशन भी लगी थी और इन्होंने जो काम किया, स्टेला क्रैमरिच भी उनकी तारीफ करती है। ये जितने भी आपके आनंद कुमार स्वामी है, मुल्क राजा, सब कहीं ना कहीं ये जो स्कॉलर्स हैं बाहर अंदर यहाँ पर इंडिया में, सबसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से ये कनेक्टेड है, समझ रहे हैं आप। और उसके बाद फिर नंदलाल बोस है, विनोद बिहारी मुखर्जी, तो ये सब चीजें जो है हमको इनके काम में देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि इनका जो काम है ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चाइल्ड आर्ट है। जैसे बच्चा नहीं होता है, बच्चे बस ऐसे लाइन बनाते हैं, ऐसे स्केच करते हैं, कुछ भी ड्राइंग कर देंगे, कुछ भी बनाएंगे, फिश बनाएंगे, कुछ भी, बीट एनीथिंग, कुछ भी बनाएंगे। तो उनको कोई मकसद नहीं होता, वो अपनी आर्ट से कुछ प्रूव नहीं करना चाहते कि भैया ये ऐसे है, नहीं ऐसे, ये इसके पीछे तो भैया ये थ्योरी, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो बस अपने एंजॉयमेंट के लिए, मतलब वो तो बस ऐसी एकदम फ्री होकर काम करते हैं एकदम, और मतलब कि तनाव से मुक्ति के लिए इसको हम बोलते हैं, मतलब कि कहते हैं ना कि ड्राइंग कर लो, कुछ ऐसा कर लो तो मतलब स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, तो बस वही, वो बस उसमें बह जाना चाहते हैं। तो काइंड ऑफ चाइल्ड आर्ट हम बोल सकते हैं कि वो इनका स्टाइल था, आप समझ रहे हैं। तो किस तरह से मतलब कि चीजें डेवलप कर रही हैं। ब्रिटेन के बाद फिर हम देखते हैं इनकी जो एग्जीबिशन है वो और भी जगह हुई है, और फिर सिर्फ पेरिस में 1930 में सिर्फ पेरिस में ही नहीं, और भी बहुत जगह, फ्रांस में, न्यूयॉर्क, बहुत सारी जगहों पे इनकी एग्जीबिशंस देखने को मिलती है। और इनका काम हमको
नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में भी देखने को मिलता है। इनका एक काम है वुमेन फेस, कई बार पूछा जाता है इसका भी कि वुमेन फेस जो है किसने बनाया। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जो चाइल्ड आर्ट पे काम करता है, या फिर जिसने ट्रेनिंग नहीं ली थी, या फिर ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जिसने अपनी 65 यानी बहुत ही ज्यादा अधेड़ अवस्था में काम करना शुरू किया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं इमेजिनेशन, अनकॉन्शियस माइंड को भी रिवील करते हुए नजर आते हैं। उनको पता नहीं है कि वो क्या बना रहे हैं, वो बस बना देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर तो कहीं ना कहीं वहां से भी इंस्पायर्ड है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछा जाता है कि ऐसा ये मतलब वेस्टर्न आर्टिस्ट के कौन से वेस्टर्न आर्टिस्ट से प्रभावित है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया नॉल्डे और जो आपके ये जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट हैं, और उसके बाद फिर पॉल क्ली के काम से कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लुएंस्ड होते नजर आते हैं। तो अब देखिए, अब आते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव की तरफ। अब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट है नंदलाल बोस, नंदलाल बोस के स्टूडेंट है विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, तो अब विनोद बिहारी मुखर्जी पर आते हैं। फर्स्ट आर्टिस्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया अपना। तो विनोद बिहारी मुखर्जी क्या है, बहुत ही ज्यादा ये इनको अच्छा दिक्कत थी, इनको आंख में थोड़ा इनको कम दिखता था, इनको बचपन से ही दिक्कत थी। खैर उसके बावजूद इनका आर्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और ये 1990 में नंदलाल बोस के साथ, नंदलाल बोस के अंडर मतलब अपना जो है पढ़ाई पूरी करते हैं, और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1925 में वहीं पर एज एन टीचर लग जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपके विनोद बिहारी मुखर्जी की बात तो करूंगी, लेकिन अब मैं यहाँ पे एक ट्विस्ट और डालना चाहती हूँ। अब क्या होता है कि मैंने आपको बोला कि 1925 के अराउंड ये वहां पर एज एन टीचर भी काम करने लग जाते हैं। तो अब क्या होता है, 1925 के करीब में ही आपके राम किंकर बेज आते हैं। राम किंकर बेज जो है ये शांति निकेतन आते हैं। तो अब शांति निकेतन आते हैं, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये तीनों आर्टिस्ट मिल रहे हैं। नंदलाल बोस, आपके विनोद बिहारी मुखर्जी, दोनों वो हैं स्टूडेंट हैं और वो हैं टीचर हैं। तो उसके बाद अब आपके राम किंकर बेज भी आ जाते हैं। राम किंकर बेज भी नंदलाल बोस से जो है टीचिंग लेते हैं, यानी कि दोनों का एक ही वो रहते हैं, टीचर एक ही रहते हैं। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो विनोद बिहारी मुखर्जी है, ये सब चीजों को अब देखते आ रहे हैं, ऑब्जर्व करते आ रहे हैं। और नंदलाल बोस का ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है कि नंदलाल बोस ने ना कभी भी अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं बोला कि आप इसी मीडियम में काम करो, आप इसी स्टाइल को फॉलो करो, या फिर आप इसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर काम करो। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा फ्री रखा है कि आप कोई भी आइडियोलॉजी अपना सकते हो, आप स्वतंत्र हो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बहुत अच्छी बात भी है, यही एक ट्रू टीचर भी होता है। चलिए मैं बताती हूँ आगे फिर क्या होता है। स्टोरी बड़ी दिलचस्प होती जा रही है यहाँ पर, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो क्या होता है कि अब आपके विनोद बिहारी मुखर्जी जो है ये सबको ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, ये बंगाल स्कूल को भी देखते आ रहे हैं, उनके तो खैर टीचर ही इसमें काम कर रहे हैं। इसके बाद फिर वो आपके जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनकी भी आइडियोलॉजी समझते आ रहे हैं। उसके बाद स्टेला क्रामरिश भी आ रही हैं, उनको भी वो बाहर के आर्टिस्ट, मतलब बाहर का जो अभी चल रहा है आर्ट स्टाइल, जो मूवमेंट चल रहे हैं, उनको अच्छे से जान रहे हैं। तो अब क्या होता है कि अब आपके विनोद बिहारी मुखर्जी जो है ये सब में काम कर रहे हैं, आपके वाटर कलर में भी काम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1928 में आपके राम किंकर बेज और विनोद बिहारी मुखर्जी दोनों एक ही हॉस्टल में भी रहते हैं। 1928 में 1928 से लेकर 1931 यानी कि आपके 3 साल हो गए, तो ये एक ही हॉस्टल में भी रहते हैं। इवन इनफैक्ट दोनों रूममेट भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी का आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि आपके जो विनोद बिहारी मुखर्जी है वाटर कलर में भी काम करते हैं, तो जो आपके राम किंकर बेज है वो भी शुरुआत यहीं से करते हैं। वाटर कलर, स्केचिंग, ये तो बेसिक सी चीजें दोनों फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो राम किंकर बेज है और आपके जो विनोद बिहारी मुखर्जी है, दोनों के वाटर कलर में सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो क्या होता है कि जो विनोद बिहारी मुखर्जी होते हैं ना, इनको म्यूरल में बड़ा इंटरेस्ट आता है। और कला भवन में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ना आर्ट प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, कि मतलब वहां पे टीचर और स्टूडेंट मिलके ना कोई एक ना एक प्रोजेक्ट करेगा। प्रोजेक्ट मतलब म्यूरल आर्ट के प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं कि स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलके वो काम करेंगे, म्यूरल पे एक प्रोजेक्ट करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जो
विनोद बिहारी मुखर्जी इनका म्यूरल की तरफ ज्यादा रुझान जाता है और हम इनको इसके लिए जानते भी हैं। हम देखते हैं कि एक ऐसे आर्टिस्ट हैं, इंडियन आर्टिस्ट है जिन्होंने म्यूरल को एज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो है रिप्रेजेंट किया है। इनका जो इंटरेस्ट है वॉश टेक्निक में देखा जाता है, कैलीग्राफी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हुए नजर आते हैं ये। और मैं बात करूं तो सबसे पहले शुरुआत में जो बंगाल के जो फोक आर्ट है, फोक कल्चर है, रोजमर्रा का जीवन है, वहां से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होते हुए नजर आते हैं और शुरुआत में वो वहां का काम भी करते हैं। बाजार पेंटिंग की याद दिलाता है इनका शुरुआती काम। और उसके बाद में आगे जाके बात करूं तो हम देखते हैं कि 1940 में ये एक म्यूरल बनाते हैं अपने हॉस्टल की जो डॉर्मिट्री है वहां की जो सीलिंग है उसके ऊपर म्यूरल बनाते हैं ऊपर की तरफ। और ये जो म्यूरल है इसका नाम है विलेज लाइफ इन बिरहम, जो कि एग टेम्परा में बनाते हैं। और इसमें क्या है, बेसिकली ये जो शांति निकेतन के लैंडस्केप है उन्हीं को दर्शाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद इनका इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। फिर हम देखते हैं कि 1942 में ये एक और म्यूरल बनाते हैं जो फ्रेस्को सेको टेक्निक में ये बनाते हैं और इसका नाम है लाइफ ऑन द कैंपस। और ये चीना भवन चाइनीज डिपार्टमेंट आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज जो है पढ़ाई जाती है। मैंने आपको बताया था कि कई तरह के भवन हैं। कला भवन मतलब विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट, चीना भवन आपका चाइनीज लैंग्वेज का हो गया, हिंदी भवन यानी कि हिंदी लैंग्वेज का डिपार्टमेंट हो गया। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि जो ये म्यूरल बना रहे हैं उनका मीडियम क्या है और इनकी लोकेशन क्या है या फिर किस भवन में, कई बार डिटेल क्वेश्चन आ जाता है। तो आप जो मैं बता रही हूँ उसको प्लीज आप ध्यान से सुनते चलिए और नोट भी कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि 1947 में ये एक म्यूरल बनाते हैं द लाइफ ऑफ मिडिवल सेंट्स, जिसका टाइटल है। और ये फ्रेस्को बूनो जो टेक्निक है उसमें काम करते हुए नजर आते हैं। उसको फॉलो करके फ्रेस्को बूनो टेक्निक में ये जो है काम बनाते हैं इस म्यूरल को। और ये जो म्यूरल है ये हम देखते हैं कि हिंदी भवन में बनाते हैं और ये अब तक का लार्जेस्ट म्यूरल हमको देखने को मिलता है। और उसके बाद मैं बात करूं कि ये जो म्यूरल इन्होंने बनाया 1947 में द लाइफ ऑफ मिडिवल सेंट्स, इसमें ये जितने भी मिडिवल सेंट्स हैं आपके तुलसीदास है, रामानुज है, सूरदास है, कबीर है, ये कहीं ना कहीं उन्हीं को जो है बनाते हुए नजर आते हैं। ये उन्हीं को फॉलो करते हैं, उन्हीं की डिपिक्शन वहां पर हमको देखने को मिलती है इन चारों मिडिवल सेंट्स की। और इन्होंने यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, कि विनोद बिहारी मुखर्जी के जो स्टूडेंट है केजी सुब्रमण्यम, वो यहाँ पर आते हैं। वो यहाँ पर वो कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं इस म्यूरल में। वो उनके साथ, विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ मिलकर ये इस म्यूरल का जो है निर्माण करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 1949 में जो विनोद बिहारी मुखर्जी हैं ये कला भवन छोड़ देते हैं और ये नेपाल चले जाते हैं। और वहां पर नेपाल म्यूजियम जो कि काठमांडू में है, वो वहां पर जाकर एज अ क्यूरेटर काम करने लग जाते हैं। उसके बाद फिर ये राजस्थान जाते हैं। राजस्थान में जाकर ये वहां पर भी 1950 में ये वनस्थली विद्यापीठ जो कि राजस्थान में है, वहां पर एक म्यूरल बनाते हैं जिसका टाइटल है नेपलीज फेस्टिवल प्रोसेशन, यानी कि वही अभी ये नेपाल से आए हैं, यानी कि नेपाल म्यूजियम से होकर आए हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में नेपाल का जो वो है फेस्टिवल प्रोसेशन, नेपलीज फेस्टिवल प्रोसेशन, वो दर्शाते हैं। और इसकी जो टेक्निक रहती है, ये अब यहाँ पे जो टेक्निक है इनकी, ये जयपुर फ्रेस्को टेक्निक है, ये उसको फॉलो करते हुए नजर आते हैं। फिर हम देखते हैं कि 1952 तक ये वनस्थली विद्यापीठ में ही पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1958 में वापस आ जाते हैं कला भवन में और प्रिंसिपल बनते हैं। जब तक ये उस टाइम तक ये अपनी पूरी तरह से ये अपना विजन खो देते हैं, ये पूरी तरह से कंप्लीटली ये देख नहीं पाते हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इनके काम के इन कंट्रीब्यूशन के लिए इनको 1974 में पद्म विभूषण मिलता है एंड देन 1980 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा मैं बात करूं, विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी एक बायोग्राफी भी लिखी थी, उसका नाम क्या था और ये आप मुझे बताएंगे, और ये कब पब्लिश हुई थी ये भी आप मुझे बताएंगे। तो ये थोड़ा इंटरैक्शन होगा यहाँ पर। थोड़ा आप अगर एक बार कमेंट सेक्शन में छोड़ देंगे ना लिखकर, तो आपको हमेशा के लिए चीजें याद हो जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम यहाँ पे राम किंकर बेज की तरफ। तो राम किंकर बेज जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नंदलाल बोस के 2 स्टूडेंट हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए।
विनोद बिहारी मुखर्जी और राम किंकर बेज। तो अब विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में तो हमने जान लिया, तो अब राम किंकर बेज का क्या? जो राम किंकर बेज जो है ना, मतलब इनका जो बचपन है ना, वो जो क्राफ्ट्समैन हैं, वो जो आर्टिजन्स हैं, लोकल आर्टिजन्स हैं, उनको देखते हुए ये बड़े हुए हैं। तो इनका जो रुझान है वहीं से आर्ट एंड क्राफ्ट में है। और फिर हम देखते हैं अराउंड 1925 में ये कला भवन आते हैं। कला भवन जाकर जो है शिक्षा लेते हैं, और यहाँ पर ये भी सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये किस किस को ऑब्जर्व कर रहे हैं? ये नंदलाल बोस को देख रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को देख रहे हैं, यानी कि बंगाल स्कूल को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये आइडियोलॉजी है आपकी किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर की, जो सेल्फ एक्सप्रेशन की बात जो रविंद्रनाथ टैगोर करते हैं उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बाद फिर इनके जो बैचमेट, उसके बाद फिर जो इनके रूममेट हैं आपके विनोद बिहारी मुखर्जी, कहीं ना कहीं उनसे भी इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो देख रहे हो आप, काफी सारी चीजें चल रही हैं। तो अब क्या होता है कि राम किंकर बेज जो है, जैसे विनोद बिहारी मुखर्जी वहां पर पढ़े और विनोद बिहारी मुखर्जी वहां पे टीचर भी लग गए, तो सेम राम किंकर बेज के साथ भी हुआ था। ये इन्होंने वहां पे अपनी पढ़ाई पूरी करी और वहीं पर एज एन टीचर भी इन्होंने काम किया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वहां पर सबको देख रहे हैं, सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो है ना, ये भी अपने कामों में ना क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं लाना चाहते हैं। फ्रीडम की बात करते हैं कि हमारे पास ना फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ चॉइस हर किसी की, मतलब अगर चॉइस, फ्रीडम ऑफ किसकी? फ्रीडम ऑफ मीडियम की, फ्रीडम ऑफ मटेरियल की, फ्रीडम ऑफ सब्जेक्ट्स की, कि जो मुझे पसंद है, जो मुझे ठीक लगता है, अब मैं वो करूंगा। तो ये कहीं ना फैक्ट्स के ऊपर बात करते हुए नजर आते हैं। जो कंटेम्प्रेरी सिनेरियो उस वक्त चल रहा है, ये उसके बारे में बात करते आते हैं। हम यहाँ पर मॉडर्न आर्ट की तरफ जो है रुझान इनका पाते हैं। शिफ्ट हो रही हैं चीजें, हम बंद कर किसी चीज में काम नहीं करना चाहते हैं। मैं राम किंकर बेज की बात यहाँ पर कर रही हूँ। राम किंकर बेज क्या बोलते हैं कि जो मैं फील करता हूँ, जो मेरी सराउंडिंग है, जो चीजें हैं, जो फैक्ट्स है, मैं उनके ऊपर काम करूंगा। तो अपने विषयों की तलाश में हम देखते हैं कि थोड़े से बाहर चलते हुए नजर आते हैं। शांति निकेतन के पास एक ट्राइब है, संथाल ट्राइब, भी कहीं ना कहीं वहां से अपना कनेक्शन जो है फील करते हुए नजर आते हैं। तो ये देखते हैं कि वहां पे जो लोग हैं, मतलब कि उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, कैसे वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां से रिलेट कर पाते हैं। ये मीडियम चेंज कर रहे हैं, लोकल मीडियम जो भी प्रोवाइडेड है, सीमेंट में अपने स्कल्पचर बना रहे हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि जो स्कल्पचर होता है, जैसे बोलते हैं ना कि ट्रेडिशनल वे में अगर मैं बात करूं तो कहते हैं कि स्कल्पचर जो है इसी प्रॉपर मीडियम से ही बनेगा, इसी मेटल का ही बनेगा, इसी पीओपी में बनेगा। कोई भी मीडियम हो सकता है, पत्थर का ही बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमको शिफ्ट देखने को मिलता है, मीडियम की जो है फ्रीडम हमको देखने को मिलती है। तो हम ये देखते हैं कि ये यहाँ पर लोकल सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहे हैं, और जो पर्टिकुलरली संथाल ट्राइब है, उनको कहीं ना कहीं उनके रिचुअल को, उनके कल्चर को, उनकी डेली एक्टिविटीज, उनके प्रैक्टिसेस हैं, उनको कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनको इनके काम के लिए जो स्पेसिफिकली इसके ऊपर जो उन्होंने काम किया है ना, इसके लिए हम इनको बहुत ज्यादा जानते हैं। मॉडर्निटी क्या है? जब मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर मतलब जो विचारधारा है उसमें फ्रीडम आ रही है, कहीं ना कहीं मॉडर्निटी हमको देखने को मिल रही है। मॉडर्निटी का मतलब क्या है, आप क्या समझते हो? तो ये मॉडर्निटी जो है एक टर्म है जहाँ पे हम जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ प्रैक्टिसेस हैं उनको पीछे छोड़ते हुए जो एक्सपेरिमेंट की तरफ हम जाते हैं, वहां पे हम थोड़ी क्रिएटिविटी चाहते हैं, वहां पे हम कुछ नयापन चाहते हैं, जो चीजें चल रही हैं हम उनको बाहर लेकर आना चाहते हैं, वो इस चीज को हम मॉडर्निटी बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक शिफ्ट है कि जो पहले चीजें चल रही हैं अब उसको छोड़ते हुए जो नया जो चल रही हैं चीजें, जो फैक्ट्स हैं, जो रियलिटी है, उसको प्रेजेंट करना। तो उस वक्त की जो रियलिटी थी, उस वक्त की जो फैक्ट था, वो संथाल ट्राइब में देखते हैं कि कितना स्ट्रगल है इन लोगों की लाइफ में, तो कहीं ना कहीं उनको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। 1938 में इनका एक काम है संथाल फैमिली, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक संथाल फैमिली को प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, जो कि काम की तलाश में बाहर जा रहे हैं। एक मैन है, एक वुमेन है, बच्चा उन्होंने अपने टोकरे पे अपने सर पर उठाया हुआ है, और जरूरती सामान जो है वो अपने कंधे पे टांगे हुए चलते हुए जा रहे हैं। ये मोर देन लाइफ साइज फिगर है, ये लाइफ साइज फिगर से भी ज्यादा, मतलब ये मोन्यूमेंटल जो है ये फिगर है। तो ये जो इन्होंने रिकॉग्निशन दी है, जो इन्होंने स्टेज दी, इतने बड़े लेवल पे इन्होंने काम किया है, ये पहले जो है, जो ये आइकॉनिक प्रेजेंट को दर्शाता है, ये जो है डिग्निफाइड ग्रेस इनको प्रेजेंट इनको देते हुए नजर आते हैं, इस स्कल्पचर को, इस काम को, जो कि पहले लिमिटेड थी टू द इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड रूरल्स, यानी कि जो
हायर अथॉरिटी है, जो पावर में है, जो रूलर है, इतने बड़े मास पर, इतने बड़े लेवल पे सिर्फ उसी को ही दर्शाया जाता था। ये जो स्टेज है, ये जो स्पेस है, ये पहले उन्हीं को ही दिया जाता था। इससे पहले आपने देखा है कभी इतना बड़ा ह्यूज स्कल्पचर जो एक कॉमन लोग के लिए या फिर पीपल के लिए? इवन अगर मैं मुगल आर्ट की भी आपको बात करूं तो उसमें भी कोई कॉमन पीपल इतने दर्शाए नहीं गए हैं। कोर्ट आर्ट थी वो, वहां पे भी राजा महाराजा को ही दर्शाया जाता था, जो मेन जो आपके आर्टिस्ट थे। आइकॉनिक प्रेजेंस की क्या बात, इसका मतलब क्या है? जैसे कि हम ग्रीक स्कल्पचर्स में देखते हैं, रोमन ग्रीक स्कल्पचर्स, आप जिस क्लासिकल फिगर्स हम देखते हैं, इतने बड़े बड़े स्कल्पचर्स हम देखते हैं, इवन रेनेसांस भी देखते हैं, तो वहां पर जो है आप देखते हैं कि लोगों की सफरिंग दिखाई गई थी। वहां पे तो बस ऐसे दिखाया गया है, आइडियलिस्टिक सोसाइटी प्रेजेंट की है कि नहीं ये तो हमारी ये गॉड है, ये गॉडेसेस है, बस इसी को दर्शाया गया। उसके अलावा भी तो एक सच है ना, उसके अलावा भी तो पॉवर्टी है, लोगों की बहुत ज्यादा सफरिंग है, वो तो कभी आपने आर्ट में दिखाई नहीं, दर्शाई नहीं। आप सिर्फ सरफेस से वही चीज लाते हैं जो या तो लोग देखना चाहते हैं या फिर जो बनवाना चाहते हैं, बस उन्हीं के लिए आप काम करते हैं। मगर हर उसका दूसरा पहलू भी तो होता है ना, लेकिन वो हम नहीं दर्शाते। लेकिन यहाँ पर हमको वो चीज देखने को मिलती है। यहाँ पर ये मॉन्यूमेंटल फिगर का जो है निर्माण करते हैं, मॉन्यूमेंटलिटी इनके फिगर्स में जो है देखी जाती है। और वही मैं आगे बात करूं तो हम देखते हैं कि कैसे ये अपने सब्जेक्ट्स के साथ मतलब एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मॉडर्न आर्ट का, मॉडर्न आर्टिस्ट इनको बोला जाता है। ये बहुत बड़े फेमस स्कल्पटर हैं। इसके अलावा मैं इनके अगर फेमस काम की बात करूं तो हम देखते हैं लेडी विद डॉग बनाते हैं। ये लेडी विद डॉग बनाते हुए नजर आते हैं। सुजाता इन्होंने बनाई है। मील संथाल फैमिली मैंने आपको दिखा दिया है। मील कॉल जो है इनका अगेन एक और काम है। उसके बाद यक्ष यक्षी जो कि रिजर्व बैंक के जो है एंट्रेंस पे बनी हुई है। यहाँ पे मैं एक इमेज आपको दर्शा रही हूँ। तो एक यक्ष यक्षी भी इन्होंने जो है बनाया है। ये तो कमीशन वर्क था खैर इनका। तो हम देखते हैं कि इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इन सब चीजों में। और जो शांति निकेतन कैंपस है ना, वहां पर भी ये कंक्रीट से स्कल्पचर ह्यूज लेवल पे बड़े बड़े मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर्स जो है बनाते हुए नजर आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। कॉन्सेप्ट समझिए, काम ना अपने आप याद रह जाएंगे। और कौन सी ईयर में था यही तो पूछेगा, मीडियम पूछेगा, काम का नाम पूछेगा, आर्टिस्ट का नाम पूछेगा कि कहाँ पर है, यही तो पूछेगा। तो आप ना समझिए कॉन्सेप्ट को, 360 व्यू पे देखिए किसी भी चीज को। तो कंपटीशन क्या, अगर मतलब पढ़िए ऐसे कि आप किसी को पढ़ा सको। तो चीजें ना इस तरह से आप सिंप्लीफाई करते चलिए। तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले आपके आते हैं बंगाल स्कूल में नंदलाल, वो जो है मतलब कि बंगाल स्कूल को फॉलो कर रहे हैं, रिवाइवलिज्म ऑफ इंडियन आर्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम आपका शिफ्ट देखते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी जो है म्यूरल में काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आपके आ जाते हैं राम किंकर बेज। राम किंकर बेज क्रिएटिविटी है, तो फिर यहाँ पे बहुत स्कल्पचर बना रहे हैं, बहुत स्कल्पटर वेल नोन माने जा रहे हैं। फिर रविंद्रनाथ टैगोर की बात जैसे कि मैंने आपको पहले की, तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या कर रहे हैं, वो भी इनर एक्सप्रेशन बना रहे हैं, जो उनको फील होता है वो कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कितने सिमिलर, कितना मतलब कि अलग अलग है, परसेप्शन सबका अलग है, आइडियोलॉजी सबकी अलग अलग है। तो अब मैं बात करूं तो हम देखते हैं कि राम किंकर बेज को इनकी इतने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए 1970 में पद्म भूषण भी मिलता है। तो अब आते हैं आपके केजी सुब्रमण्यम। तो अभी केजी सुब्रमण्यम जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि विनोद बिहारी मुखर्जी के स्टूडेंट है। तो क्या होता है, अभी सबके काम देखते हुए नजर आ रहे हैं। ये मतलब अपने बंगाल स्कूल भी देख रहे हैं, ये राम किंकर बेज को भी देख रहे हैं, ये आपके विनोद बिहारी मुखर्जी को भी देख रहे हैं। ये सबको देखते हुए मतलब सबको सबके काम को ऑब्जर्व करते नजर आ रहे हैं। मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सराउंडिंग का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो सराउंडिंग देखिए, सराउंडिंग कैसी चल रही है। तो केजी सुब्रमण्यम क्या है, 1947 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि द लाइफ ऑफ मिडिएवल सेंट बनाते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी। तो उनके काम में कंट्रीब्यूशन करते हुए नजर आते हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि केजी सुब्रमण्यम जो है 1924 में इनका जो है जन्म होता है। और ये एक वेल नोन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है, ऑल्सो नोन एज पेंटर, राइटर, म्यूरलिस्ट। ग्लास पेंटिंग में भी ये काम करते हैं। अच्छा, वेरिएशन ऑफ मटेरियल, वेरिएशन ऑफ मीडियम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर ये वेल नोन प्रिंट मेकर भी हैं, किताबें भी लिखते हैं ये, ठीक है। तो फिर अब हम देखते हैं कि ये जो है, ये अब यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ क्रिएटिविटी की बात करते हैं। ये वाटर कलर में भी काम करते हैं। उसके बाद फिर ये जो है अपने म्यूरल में भी ट्राई करते हैं। उसके बाद फिर ये टेराकोटा में भी काम करते हुए नजर आते हैं। तो हम देखते हैं कि 1944 में शांति निकेतन आते हैं। और उसके बाद 1947 में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुब्रमण्यम जो है
विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ म्यूरल बनाते हुए नजर आते हैं। तो अब इनके भी काम में मतलब कि वही आपको कालीघाट पेंटिंग का, अर्ली काम में कालीघाट पेंटिंग का, बंगाल जो पट है, उड़ीसा के जो पट है, उनका कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस जो है नजर आता है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर ये चले जाते हैं शांति निकेतन से चले जाते हैं, फिर ये जाते हैं बड़ौदा। अब देखिए यहाँ पे ना एक नई कहानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब ये चले गए बड़ौदा। तो 1951 में बड़ौदा चले जाते हैं। उसके बाद 1959 तक ये बड़ौदा में ही एज एन प्रोफेसर काम करते हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1963 में ये एक बहुत बड़ा टेराकोटा का जो म्यूरल है ये उसका काम करते हैं। और ये बहुत ही फेमस, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है इसका, बार बार पूछा भी जाता है, कई बार नेट जेआरएफ में भी देखा गया है ये क्वेश्चन। प्लीज आप इसको ध्यान से सुनिएगा। तो ये 1963 में टेराकोटा म्यूरल बनाते हैं और उसका नाम है द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर। द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर बेसिकली जो है ये किताब थी रविंद्रनाथ टैगोर की, और उसी के ऊपर इन्होंने म्यूरल बनाया है। और जो म्यूरल बनाया है ये रविंद्रालय बिल्डिंग जो कि लखनऊ में स्थित है, ये वहां पर बनाया है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो म्यूरल है 81 फीट लंबा है और उसके अलावा 5 फीट ऊंचा है। उसके अलावा मैं बात करूं तो करीब 13,000 टाइल्स का इस्तेमाल इसको बनाने के लिए किया गया है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन ये करते हुए नजर आते हैं, क्यूबिज्म से प्रभावित होते हुए नजर आते हैं। आप देखिए यहाँ पे इनका जो काम है ये कहीं ना कहीं जो है ज्योमेट्रिक शेप्स और फॉर्म्स पे कहीं ना कहीं इसको लेते हुए अपना एक नया स्टाइल जो है बनाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये काफी टाइम तक जो है करीब 30 साल तक ये जो है बड़ौदा में पढ़ाते हैं एज एन प्रोफेसर। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये 1980 में वापस आते हैं कला भवन में शांति निकेतन में, और फिर उसके बाद 89 तक यहाँ रहते हैं। उसके बाद फिर 2004 में वापस जो है शांति निकेतन छोड़ देते हैं और वापस जो है ये बड़ौदा चले जाते हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 2016 में इनकी डेथ भी होती है, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस होता है हमारी आर्ट इंडस्ट्री को। उसके बाद में इनके काम की बात करूं, मैं अब यहाँ पे बुक के नाम ले रही हूँ। कई बार ये क्वेश्चन देखा भी गया है, ये एग्जाम में भी कई बार आता है कि इनकी जो बुक्स हैं बहुत फेमस वन, मैं उनका नाम ले रही हूँ। इन्होंने मूविंग फोकस जो है बुक लिखी थी, मूविंग फोकस 1978 में। उसके अलावा द लिविंग ट्रेडिशन 1987 में इन्होंने लिखी है एक और किताब। उसके अलावा इनकी एक और किताब आई है द मैजिक ऑफ मेकिंग 2007 में। उसके बाद ये पहले ऐसे आर्टिस्ट बन जाते हैं कि इनको तीनों अवार्ड्स मिलते हैं, जो है पद्मश्री मिलता है 1975 में, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण मिलता है 2006 में, उसके बाद पद्म विभूषण मिलता है 2012 में, उसके बाद कालिदास सम्मान भी हम इनको देखते हैं कि इनको मिलता है। उसके अलावा फिर अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि शांति निकेतन से निकल के बड़ौदा चले गए हैं। अब बड़ौदा में रहकर ना ये यहाँ पर बहुत सारे इनके स्टूडेंट बन जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं बड़ौदा ग्रुप जो है अलग अलग ग्रुप में फिर ये आगे जाके काम करते हुए नजर आते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इनके स्टूडेंट्स की लिस्ट आपको देने वाली हूँ, और ये आपको एक कनेक्शन फॉर्म करने में, एक ब्रिज फॉर्म करने में जो है हेल्प करेगा। आप समझ पाएंगे, आप क्रोनोलॉजी समझ पाएंगे अगर एग्जाम में आ गया। कई बार पूछा जाता है ना कि 4 आर्टिस्ट के ऑप्शन दे देते हैं कि आप बताइए कि पहले कौन है दूसरा कौन सा, तो आपको फिर ये सीक्वेंस जो है समझ आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे इनके आर्टिस्ट जो इनके स्टूडेंट्स हैं उनको जान लेते हैं। मैं आपको लिस्ट आपको दे रही हूँ। तो सबसे पहले आपके आते हैं जी आर संतोष, उसके बाद आपको भूपेन खक्कर, फिर आपके आते हैं ज्योति भट्ट, उसके बाद फिर गुलाम मोहम्मद शेख, ये बड़ौदा में ही रहते हैं, स्टिल ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं वहां पर। उसके बाद देखते हैं हम जयंत पारेख, ये भी बड़ौदा में ही रहते हैं, काम कर रहे हैं, ये कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं। अच्छा, ये सारे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जयंत पारेख, उसके बाद फिर हम देखते हैं ज्योत्सना भट्ट। रिसेंटली अभी इनकी डेथ भी हमको देखने को मिली। सेरामिक में बहुत इन्होंने काम किया, बहुत ख्याति प्राप्त किए, एक स्कल्प्टर हैं जानी मानी। उसके बाद फिर हम देखते हैं लक्ष्मा गौड़ देखते हैं। उसके बाद फिर हम छोटा वैकुंठम देखते हैं, तेलंगाना में अभी है ये। और ये क्वेश्चन आया भी है कि इनका पूरा नाम पूछा गया था एक बार DSSB में, इनका पूरा नाम क्या है। उसके बाद फिर मैं बात करूं तो फिर आते हैं आपके विवान सुंदरम। विवान सुंदरम जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि ये नेफ्यू हैं अमृता शेरगिल के, और इनकी जो शादी है ये बहुत ही फेमस आर्ट क्रिटिक जो आर्ट राइटर हैं, जानी मानी प्रख्यात प्रसिद्ध इंडिया की गीता कपूर से इनकी शादी होती है। और स्टिल ये इन प्रैक्टिस में है, ये अभी भी काम कर रहे हैं। कोच्चि बिनाले वगैरह में इनकी काफी इंस्टॉलेशन और काफी काम जो है लगते रहते हैं। उसके बाद फिर मैं आगे बात करूँ तो नीलिमा शेख हैं आपकी न्यू दिल्ली में,
इनका जो है काम देखने को मिलता है, यहीं पे रहते हैं। उनके बाद फिर मैं बात करूं तो हमारे आते हैं, फिर आपकी आती है मृणालिनी मुखर्जी। ये भी जानी मानी जो है स्कल्प्टर हैं, जो कि विनोद बिहारी मुखर्जी की ही बेटी थी। तो उम्मीद है कि आपको ये सीक्वेंस समझ आ गया होगा। तो अगर आप इस सीक्वेंस में पढ़ते चलेंगे, चीज़ों को समझते चलेंगे, डिकोड करते चलेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। और अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ऐसा जाना माना कला क्षेत्र का पात्र जो आदिवासियों जैसे और उनके साथ में रहता है। तो ये बहुत ही कॉमन है ऑब्वियसली। तो अब सारे आर्टिस्ट जो हमने डिकोड करके जो है थोड़ा गहराई में पढ़ने की कोशिश की है। तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर होगा रामकिंकर बेज। तो नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि रामकिंकर बेज का जन्म यहाँ हुआ। तो ऑप्शंस आर ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी बंगाल, डी महाराष्ट्र। रामकिंकर बेज वॉज बोर्न इन ऑप्शंस आर ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी बंगाल एंड डी महाराष्ट्र। तो जैसे कि अभी हम 18 क्वेश्चन में ही ये बात डिस्कस कर चुके हैं। तो जो रामकिंकर बेज जो है ये बंगाल से थे। तो राइट आंसर इज सी बंगाल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज MF हुसैन मकबूल फिदा हुसैन ने अपना डिप्लोमा यहाँ से लिया। ऑप्शंस आर ए कला भवन, बी सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, सी स्वयं सीखें, डी ऊपरी कोई नहीं। MF हुसैन यानी कि मकबूल फिदा हुसैन फिनिश्ड हिज डिप्लोमा इन ऑप्शंस आर ए कला भवन, बी सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, सी सेल्फ टॉट, डी नन ऑफ द। तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि MF हुसैन जो है ये इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं। ही इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। इनका जो जन्म है, सबसे पहले हम MF हुसैन के बारे में जान लेते हैं। इनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है उसके बारे में थोड़ा बाद में जाएंगे। जो क्वेश्चन है हमारा उसके ऊपर जो है हम थोड़ा बाद में जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो MF हुसैन का जन्म है वो 1915 यानी कि 1915 में महाराष्ट्र के पंढरपुर जिले में होता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ महीनों बाद ही जो उनके फादर हैं वो मध्य प्रदेश में काम की तलाश में, मिल वहां पर है एक, मध्य प्रदेश में एक मिल है, वहां पे उनको जॉब मिल जाती है। तो ये क्या करते हैं, जो इंदौर है आपका, तो वहां पे फिर जो है इनको जॉब मिल जाती है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का जो पंढरपुर जिला है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, वहां से शिफ्ट करके जो है आपकी मध्य प्रदेश में चले जाते हैं, इंदौर में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके फादर की जॉब वहां लग जाती है। तो ये शिफ्ट कर जाते हैं कुछ महीनों में, जन्म के कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि ये जो है इंदौर आ जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि MF हुसैन कहाँ से थे। तो कई बार मैंने देखा है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इंदौर से थे, मध्य प्रदेश से थे, कहाँ से थे, महाराष्ट्र से थे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इनका जो जन्म है वो महाराष्ट्र में होता है 1915 में पंढरपुर जिले में, और उसके बाद कुछ महीनों बाद फिर ही इंदौर में शिफ्ट हो जाते हैं। इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में जो है शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि बचपन में ये जो है ना एक मूवी देखते हैं जो रेम्ब्रांट के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वो एक डच पेंटर थे। तो हम देखते हैं कि उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, पोर्ट्रेट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और इनके इसी इन्हीं इंटरेस्ट को देखते हुए इनके जो फादर हैं इनको इनका आर्ट कॉलेज में एडमिशन दिलवा देते हैं। इंदौर के ही एक आर्ट कॉलेज में जो है एडमिशन दिलवा देते हैं, और जो इनका आर्ट कॉलेज होता है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट इंदौर में, वहां वो एडमिशन लेते हैं। और जो उनके पहले गुरु होते हैं, जो आर्ट टीचर होते हैं, उनका नाम हम देखते हैं, उनका नाम जो है वो देवला लीकर होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ सालों बाद अराउंड 1934, कुछ किताबों में 34 लिखा है, कुछ कहीं कहीं पर किसी आर्टिकल्स में, बुक्स में जो है 1936 लिखा है कि इसी दौरान ये जो है मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना जरा थोड़ा सा चीजों को समझिए, कॉन्सेप्ट को जानने की जरूरत है। यहाँ पर मैं टोक रही हूँ यहाँ पर कि आप देखते हैं कि मतलब कि पहले जो है ये हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जन्म हुआ, फिर इंदौर में आ गए, फिर इंदौर के ही आर्ट कॉलेज में इन्होंने जो है पढ़ाई करी है। फिर हम देखते हैं कि ये मुंबई में शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कई जगह लिखा हुआ है, कई आर्टिकल्स में, बहुत सारे जो सोर्सेज हैं वहां पर देखा गया है कि बोला गया है कि जब ये मुंबई में आते हैं ना, तो यहाँ पर सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ाई करते हैं। लेकिन बहुत सारी किताबों में मेंशन नहीं है, काफी किताबों में बोला जाता है कि सेल्फ टॉट आर्टिस्ट ही हैं। खैर, ये तो अब
ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये जे स्कूल ऑफ आर्ट में गए थे क्या या नहीं गए थे, बस इतना हाँ, लेकिन मुझे ज़रूर पता है कि हाँ, इन्होंने इंदौर में अपनी अर्ली एजुकेशन जो आर्ट की है, वो थोड़ी बहुत इन्होंने सीखी है वहाँ पर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि मतलब कि आपने कहाँ-कहाँ से देखा है, आपके कहाँ कौन-कौन से रेफरेंसेस हैं और आप कितना आपने भी ज़रूर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए होंगे। DSSB, KVS, एनवीएस कहीं न कहीं आप अपीयर हुए होंगे। नहीं हुए तो कोई नहीं, आपके लिए ये एज़ एन एक्सपीरियंस काउंट होगा। ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये जो है मुंबई में जाते हैं और मुंबई में जाके जो सिनेमा होर्डिंग्स है, वहाँ के जो पेंटर वगैरह करते रहते हैं, उनसे मिलते हैं, रोज़गार की तलाश में जो है जाते हैं। वहाँ पे इनको अपनी लाइवलीहुड, अपनी जो कमाना होता है, रोजी-रोटी जो कमानी होती है, उसके लिए काम करते हैं। सिनेमा पोस्टर बनाते हैं, कटआउट्स और जो सिनेमा होर्डिंग्स है, वो बनाते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 1941 में ये जो है इंडिया के सेकंड मोस्ट फेमस जो है सिनेमा होर्डिंग पेंटर भी बन जाते हैं। और फर्स्ट फर्स्ट जो फेमस सिनेमा होर्डिंग पेंटर था वो कौन था, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि एमएफ हुसैन सेकंड था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 1941 ही एक ऐसा टाइम आता है जब ये शादी भी कर लेते हैं। अच्छा, मैंने एक जगह ना ये देखा था, ये क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे याद नहीं है कि नेट जेआरएफ का था, DSSB शायद एनवीएस केवीएस, मुझे याद नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने जरूर देखा था कि एमएफ हुसैन की बीवी का नाम क्या था। इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक ऐड कर रही हूँ छोटू सा पॉइंट कि 1941 में देखते हैं कि इनको रिकॉग्निशन भी काफी मिलता है। भैया ये जो है सिनेमा होर्डिंग बनाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं, रिकॉग्निशन मिलता है। 1941 ही ये ऐसा एक टाइम रहता है कि यहाँ पे इनकी शादी हो जाती है। शादी होती है इनकी फजीला बीबी से। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है शादी हो गई, उसके बाद फिर ये फर्नीचर डिजाइनर का भी काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। यहाँ पे ये टॉयज को डिजाइन करते हैं। आप देख रहे हैं वुड में अब ये काम करने लगे। आप स्किल्स जानते चलिए कि कौन कौन सी स्किल्स पे काम करते चल रहे हैं। जब मैं बात कर रही हूँ ना कि सिनेमा होर्डिंग बना रहे हैं, ये बड़े बड़े पोस्टर बनाए, यानी कि ये बड़े बड़े ब्रश से इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रश से डायरेक्ट काम करने लग गए हैं। इनकी कैलीग्राफिक स्किल्स ज्यादा डेवलप हो गई है। इनकी जो रेखाएं हैं उनमें जो है मजबूती आ गई है। ये जो आर्टिस्ट है, इसके जो हाथ हैं, ये जो कलाकार के हाथ है, बहुत ज्यादा स्किलफुल हो गए। इनको जो है ना प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है। मैं आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं स्टाइल की बात नहीं कर रही हूँ। इनको कमीशन वर्क मिल रहे हैं, तो इनको प्रैक्टिस हो चुकी है, इनको इनकी जो उंगलियां हैं बहुत ज्यादा स्किलफुल हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम क्या देखते हैं, फिर अब हम देखते हैं कि एक शिफ्ट होता है। शिफ्ट कहाँ से, जैसे कि अभी तो रियलिस्टिक काम कर रहे हैं, सिनेमा पोस्टर वगैरह बना रहे हैं, तो अब हम अब ये बोलते हैं कि बस यार अब मैंने बहुत ज्यादा जो है जॉब वॉब कर ली, अब मैं अपना खुद का काम करूंगा। तो अब ये क्या करते हैं कि ये 1946 में यानी कि कुछ सालों बाद ही अपनी जॉब छोड़ देते हैं और अपना एज अ फ्रीलांसर काम करने लग जाते हैं। बहुत ही फ्रीली काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि वाटर कलर में जो है काम कर रहे हैं, वाटर कलर के लैंडस्केप बना रहे हैं, छोटू से एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, एग्जीबिशन लगाते हैं, अपने काम की एग्जीबिशन लगाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि फिर उसी टाइम में जो है 1947 में ये अपने काम जो है एग्जिबिट करते हुए नजर आते हैं। और उसी टाइम इनकी जो है एफएन सूजा से मुलाकात होती है, वो वहाँ पे एग्जीबिशन देखने आते हैं और बहुत ज्यादा इंस्पायर इनके कामों से हो जाते हैं। उनको इनका काम का जो स्टाइल है उनको वो पहचान जाते हैं। एक कलाकार को कहते हैं ना कि एक हीरे को ही एक जौहरी को ही एक हीरे की पहचान होती है, तो ये वही इंसिडेंस यहाँ पर होता है। तो क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आप अब सुनते चलिए। तो क्या होता है कि जो एफएन सूजा होते हैं वो इनको इनवाइट करते हैं 1947, यानी कि वो उस वक्त देश आजाद हो चुका है। आप जरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जानते चलिए, क्योंकि जो बैकग्राउंड देखिए, अब अगर आप आर्ट हिस्ट्री में यही होता है, मतलब अगर आप किसी कलाकार के बारे में पढ़ रहे हो, आप किसी आर्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हो, आप किसी इवन एक सिंपल पिक्चर की बात कर रहे हो ना, अगर आप सिंपल एक पेंटिंग की भी बात करोगे, पढ़ोगे ना उसके बारे में, तो उसका सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं से वहां पे इन्फ्लुएंस आता है, जो आसपास चीज चल रही होती है ना, उससे आर्टिस्ट प्रभावित रहेगा ही रहेगा। अब जैसे कि अब बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो रहे हैं, तो अब कोई कोई खूबसूरत खूबसूरत एक फूल की पेंटिंग कोई कैसे बना सकता है, कोई एक खूबसूरत ऑब्जेक्ट की या कुछ भी एक फैंटेसी वाली कोई इमेज कैसे बना सकता है। तो कहीं ना कहीं से ना इन्फ्लुएंस जो है आता ही है, देखने को नजर आता है। तो अब 1947 की बात मैं कर रही हूँ, यानी कि पार्टीशन जो है हो चुका है और हमारा इंडिया भी जो है आजाद हो गया है। उसके साथ साथ बहुत सारी जो है चीजें भी, बहुत दुख पीड़ाएं भी, काफी काफी कुछ देखने को मिलता है। अब आप देखते रहिए स्टोरी कैसे बढ़ती है आगे। तो 1947 में इन्वाइट करते हैं अपने ग्रुप में पैग, जिसका नाम है PAG, पैग यानी कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप।
और ये जो फॉर्म करते हैं ये एफएन सूजा ही करते हैं, ये इसके फाउंडर होते हैं। और इस ग्रुप का जो उद्देश्य होता है वो ये बोलते हैं कि हम कुछ आर्टिस्ट मिलकर एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, एक ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं उसको। और इसका मतलब ये है कि जितना भी बंगाल स्कूल चल रहा है ना, इसका नेशनलिज्म जितना भी चल रहा है, आप उन सब चीजों को लेकर आ रहे हो। देखिए अब हो गया हमारा देश आजाद, ठीक है, तो अब ये जो थ्योरी हो गई पुरानी, तो अब जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं, जो अभी जो लोगों की सफरिंग है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, नरसंहार हो रहा है, लोगों की कितनी सारी अब जो है घर छोड़कर जा रहे हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत जगह बहुत सारी चीजें चल रही हैं, सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि सब कुछ अंदर चला जाता है, तो बहुत दुखी है उस टाइम, मतलब सफरिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो वो बोलते हैं कि यार ये जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उनको बनाओ ना यार, अब क्यों बंद के, क्यों अपन किसी ट्रेडिशन में बंद के क्यों काम कर रहे हो, तुम वहां से निकलो। तो ये इन सब चीजों को फोकस कर रहे हैं। तो अब क्या होता है कि एमएफ हुसैन है, अभी तो रियलिस्टिक अप्रोच कर रहे हैं, आपकी होर्डिंग पोस्टर वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, आप बहुत ज्यादा स्किलफुल हो गए हैं एमएफ हुसैन जो है। लेकिन अब जो है यहाँ पे हमको शिफ्ट देखने को मिलता है, हम देखते हैं कि अब ये दिल्ली भी आते हैं एमएफ हुसैन जो है, क्योंकि अभी सारे इन सब आर्टिस्ट से मिल रहे हैं। पैग में जो है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में हमको बाकरे देखने को मिलते हैं, जो है आरा देखने को मिलते हैं, हुसैन है, फिर उसके बाद जो है एफएन सूजा है। तो ये सारे आर्टिस्ट हैं, तो फिर इनकी जो है आइडियोलॉजी मिल रही है, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। ये दिल्ली भी जाते हैं सूजा, उसके बाद मुंबई वापस आ जाते हैं, खैर मुंबई में उस वक्त थे, तो वापस मुंबई आ जाते हैं। उसके बाद फिर एग्जीबिशन देखते हैं, गुप्ता जो स्कल्पचर्स हैं वहां से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं ये, उसके बाद बसोली से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पहली बार जो एफएफ हुसैन है 1950 में जहांगीर आर्ट गैलरी अगेन जो मुंबई में, वहां पर अपना पहला सोलो एग्जीबिशन करते हैं। उसके बाद फिर ये बाहर भी जाते हैं, बाहर यूरोप में जाते हैं, ट्रिप करते हैं, बाहर के जितने भी आर्ट मूवमेंट चल रहे हैं ना। देखिए अब 1950 यानी कि मिड 20th सेंचुरी होगी, तो जब तक तो बहुत सारे जो है काम हो गए थे, आपकी सरलिज्म भी हो चुका था। अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया, क्यूबिज्म, रियलिज्म, सरलिज्म, फॉबिज्म, डाडा वगैरह, ये सब जो है आपके आ गए थे। हमको जो है मॉडर्न आर्ट के इतने सारे, पोस्ट मॉडर्न आर्ट के जो है इतने सारे मूवमेंट, मतलब उस टाइम पोस्ट मॉडर्न आर्ट भी जो है चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब की सारी नॉलेज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि स्किल्स तो थी एमएफ हुसैन के साथ, एमएफ हुसैन के पास। और इनके स्टाइल की मैं स्पेसिफिक बात करूं तो अपने मोटे रेखांकन, मोटे सशक्त जो थिक लाइंस है, जो इनकी बोल्ड लाइंस है, उनके ब्रश स्ट्रोक्स जो थिक लाइंस है, इनके लिए जाने जाते हैं। बहुत ही सशक्त रेखांकन है इनका, इसके लिए भी बहुत जाने जाते हैं, इनके काम में आपको देखने को मिलेगा। खैर, तो अब हम देखते हैं कि 1954 में इनको ललित कला अकादमी के एमिनेंट आर्टिस्ट भी घोषित किया जाता है। 1955 में इनको फर्स्ट नेशनल अवार्ड भी मिलता है। फिर उसके बाद ये रोम, न्यूयॉर्क, टोक्यो में हर जगह लगभग जो है एग्जीबिशन भी लगाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कि अभी बाहर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी क्यूबिज्म से प्रभावित होते हुए नजर आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म से भी बहुत ज्यादा प्रभावित होते नजर आते हैं, उसमें काम भी करते हैं। कामों की अगर मैं बात करूं तो हम देखते हैं कि ब्लू नाइट है इनका, नीली रात है, जमीन है, इसके बाद लैंप और मकड़ी के बीच। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कई बार कि किसके जो है द्वारा बनाया गया है, बिटवीन द लैंप एंड स्पाइडर। ये जो इनका जो काम है ये भी कई बार पूछा जाता है, कहाँ पर है ये काम, कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि आप भी थोड़ा सर्च कीजिए, थोड़े एक्टिव रहिए, ताकि आप भी बहुत जल्दी चीजें ग्रास्प कर सके, आप भी मतलब एकदम क्विक रिप्लाई में जो है आप क्विक रिप्लाई दे सके, आप अपने आप को इस काबिल बनाइए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने जो है महाभारत पे भी लगभग अराउंड 30 चित्र भी बना डाले हैं। ये अपने घोड़ों के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है, ये घोड़ों पर भी काम करते हैं। इनकी लाइंस देखिए कितनी बोल्ड है, इसके लिए भी काफी ये केवीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनका स्टाइल क्या है, घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन, लेकिन आया था कि ये अपने मोटे रेखांकन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जाने जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मदर टेरेसा की भी इन्होंने सीरीज बनाई है। अच्छा, बात अगर मैं मदर टेरेसा की करूं तो मदर टेरेसा की इन्होंने सीरीज बनाई है काफी, और मदर टेरेसा की सबसे पहले जो इन्होंने काम किया था 1980 में इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी मदर टेरेसा पे, और इनकी पूरी एक श्रृंखला है, बहुत सीरीज है। और ये आपको इस सीरीज के जो है कुछ पार्ट आपको नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि मदर टेरेसा किसके द्वारा बनाई गई है, इसका मीडियम कई बार पूछ लिया जाता है, इसकी लोकेशन कई बार पूछ ली जाती है। तो बी रिमेम्बर कि मदर टेरेसा पे इन्होंने बहुत काम किया। अच्छा, मैं वैसे देखो जाऊँ ना, मतलब कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इसकी, मदर टेरेसा पे तो मैं आऊंगी, हम आएंगे मदर टेरेसा पे, लेकिन अगर मैं ओवरऑल अगर इसकी बात करूं तो हम देखते हैं कि कहीं ना प्रतीकवादी आर्टिस्ट रहते हैं। प्रतीकवादी यानी कि
सिंबोलिज्म को कहीं ना कहीं ये फॉलो करते नजर आते हैं कि अपने सब्जेक्ट मैटर को इस तरह से कंपोज करते हैं कि वहां से सिंबॉलिक मीनिंग नजर आता है। ऑप्शन में आप यहाँ पर समझिए, जैसे कि मैं मदर टेरेसा की बात करी तो आप इस स्लाइड को देखिए। ये जो मदर टेरेसा मैंने ली है, ये इन्होंने 1989 में कंप्लीट की थी, ऑयल ऑन कैनवस है। इसमें हम देखेंगे जो मदर टेरेसा है वहां पे इन्होंने जो है फेसलेस फिगर बनाया है, और ये मतलब व्हाइट साड़ी है जिसका व्हाइट बॉर्डर है, जिसको इन्होंने ड्रेप किया हुआ है, जो कि एक सिंबॉलिक आइकन है मदर टेरेसा का। अब मैं अगर बात करूं इनके स्टाइल की, तो हम देखते हैं यहाँ पे जेस्चरल ब्रश स्ट्रोक्स का काफी इस्तेमाल किया है। ये जो अब टर्म मैंने लिया है जेस्चरल ब्रश स्ट्रोक्स, ये हमको एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म में देखने को मिलता है, यानी कि बहुत ही एनर्जेटिक ब्रश स्ट्रोक्स हैं इनके, बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव हैं, अनरियलिस्टिक फॉर्म्स का इन्होंने जो है इस्तेमाल किया है। और अगर मैं बात करूं तो हम देखते हैं कि अगर चाहते तो मदर टेरेसा का फेस भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि जो एक करुणा होती है ना, जो एक सिंपैथी होती है, वो हर किसी के अंदर होती है, तो कहीं ना कहीं इनर सेल्फ जो होता है ना, इन्होंने उसके थ्रू उसको प्रेजेंट किया है। यानी कि जो एक माँ होती है उसकी तो कोई शक्ल नहीं होती ना, उसको आप मतलब कि उसकी उसकी जो क्वालिटीज हैं वो इंटेंजिबल क्वालिटीज हैं। आप प्यार को क्या कभी आप देख सकते हैं? आप उसको महसूस करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसको उस वे में प्रेजेंट किया है कि जो उनकी करुणा है, जो उनकी सिंपैथी है, मदर टेरेसा की जो मतलब कि उन्होंने जो काम किए हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है उसको रिफ्लेक्ट करता है। उनकी जो इनर फीलिंग है वो हर किसी के अंदर, वो किसी के अंदर भी हो सकती है। मदर टेरेसा की सिर्फ एक शक्ल नहीं है, मदर टेरेसा हर किसी के अंदर हो सकती है उनकी, क्योंकि जो विचारधारा थी वो हर कोई फॉलो कर सकता है। कहीं ना कहीं हम भी किसी से कनेक्टेड होते हैं ना इमोशनल लेवल पे, तो आप उसको कैसे दर्शाओगे? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको ये सिंबॉलिक मैनर में जो है इनकी रिप्रेजेंटेशन हमको देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, फिर हम देखते हैं कि जो एमएफ हुसैन है ये सिर्फ पेंटिंग तक ही नहीं सीमित रहते हैं। ये जो है एक फिल्म मेकर भी, आगे जाके ये फिल्म भी प्रोड्यूस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि 1968 में ये मूवी बनाते नजर आते हैं, थ्रू द आई ऑफ अ पेंटर, जो कि बर्लिन फेस्टिवल में दिखाई जाती है। और उसके बाद फिर इनको इस मूवी के लिए गोल्डन बेरर अवार्ड भी मिलता है। उसके बाद फिर 1971 में हम ये देखते हैं कि अच्छा, इनकी एमएफ हुसैन की और कौन कौन सी फेमस मूवीज हैं ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबके कमेंट्स देखने के लिए। मतलब मजा आएगा कि अगर आपके क्वेश्चन भी होंगे तो डिस्कशन होगा, अगर आप आंसर देंगे तो मुझे भी लगेगा, क्योंकि अभी मैं जानती नहीं हूँ कि मेरी अभी ऑडियंस कैसी है। क्योंकि अगर आप मेरे से इंटरेक्ट करेंगे ना, तो क्योंकि कई बार हो सकता है कि जो चीजें मेरे लिए कॉमन हो, जो मुझे बेसिक्स लग रहे हो, क्या पता उसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो, या फिर हो सकता है कि जो चीजें मेरे लिए बड़ी हो वो आपके लिए कॉमन हो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ना, तो मैं और चीजों को सरल कर पाऊंगी, और मैं जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही है, जहाँ पे दिक्कतें हैं, वो मैं और डिस्कस कर पाऊंगी, और बल्कि मैं भी सीख पाऊंगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ लर्नर। मैं बता रही हूँ आपको ये बात ताकि आप और हमारे बीच में मतलब कि एक कम्युनिकेशन बन पाए कि हाँ मैं भी, और सच में मैं तो खैर हूँ ही अभी लर्नर। खैर चलिए, 1971 में हम देखते हैं कि जो इनके जो चित्र हैं वो ब्राजील में पिकासो के साथ प्रदर्शित होते हैं। और हाँ, इनको भारत का पिकासो भी बोला जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जिसके जो काम है वो पिकासो के साथ एग्जिबिट हुए थे, यानी कि एक एग्जीबिशन में पिकासो और एमएफ हुसैन के काम भी लगे थे। ये भी बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। उसके बाद में बात करूँ, 1973 में इनको पद्म भूषण भी मिलता है, 1991 में इनको पद्म विभूषण भी मिलता है, 2011 में इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ कहाँ हुई है मुझे आप अगेन कमेंट सेक्शन में बताएंगे, प्लीज मुझे बताएं, प्लीज इग्नोर मत करना। एक बार मैं बार बार बोल रही हूँ, छोड़कर जाओगे ना आंसर, अपने आप को प्राउड फील होता है कि यार मुझे पता है इसका आंसर। तो ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत मैटर करती हैं। तो प्लीज आप मुझे बताएं कि 2011 में कहाँ थे, उनकी डेथ कहाँ पे हुई, और ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है। चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि आपको इनका स्टाइल समझ आ गया होगा। थोड़ा सा मैंने इनके काम के बारे में डिस्कस कर लिया, और मैं बोलूंगी बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा, ऑलरेडी इतना हमारा पीछे वाला क्वेश्चन बहुत खींच गया है वीडियो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बताना बहुत जरूरी है यार। मतलब क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो बस 2-4 फैक्ट्स आपको बता दूंगी और आगे स्किप कर दूंगी, तो उससे कुछ फायदा नहीं है। तो अगर कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो मतलब पूरा जड़ से जानना जरूरी है। 360 व्यू पे पढ़ो यार, अगर पढ़ना है तो अच्छे से ही पढ़ो। मतलब भले ही आप एक बार पढ़ो, लेकिन बहुत कॉन्सेप्ट एक बार में ही क्लियर कर लो। तो चलिए बढ़ते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ दोबारा जाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एमएफ हुसैन, अच्छा कई बार इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है, प्लीज आप इस पे भी थोड़ा ध्यान रखना, मकबूल फिदा हुसैन। खैर ये तो बहुत ईजी ही है। खैर,
तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने अपना डिप्लोमा यहाँ से लिया, तो अब कला भवन देखो, कला भवन में तो नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये तो उनका जन्म ही महाराष्ट्र में हुआ, फिर पढ़ाई भी इंदौर में, तो कला भवन कट जाएगा। उसके बाद जो डी ऑप्शन है ऊपरी कोई नहीं, ये भी कट जाएगा। उसके बाद अगर मैं लूँ बी ऑप्शन सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, अच्छा अब कुछ बुक्स में है जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, कुछ में नहीं है, ये कंफर्म नहीं। आप प्लीज मुझे बताएं कि आप को क्या लगता है, आप क्या जानते हैं और आपने कौन से सोर्सेज से पढ़ा है, उसके बाद फिर हम किसी एक कंक्लूजन में पहुंचेंगे। उसके बाद सी DSSB ने सी इसका आंसर सही माना है, और डी ऊपरी कोई नहीं तो कट ही जाएगा, कि स्वयं सीखे यानी कि सेल्फ टॉट आर्टिस्ट थे। तो हाँ, मुझे भी ये लगता है कि सेल्फ टॉट आर्टिस्ट ही थे, क्योंकि ये मतलब रोजगार की तलाश में, काम की तलाश में मुंबई जाते हैं और वहीं से सीखते हैं, फिर इनको सूझा मिलते हैं और वहीं से इनकी जो आर्ट प्रैक्टिस है ना कहीं उनकी सराउंडिंग से ही डेवलप ये करते जाते हैं अपने आर्ट स्टाइल को। तो मुझे भी इनका ये DSSB का आंसर मुझे बिल्कुल सही लगता है, ऑप्शन नंबर सी। ये था हमारा आज का पेपर DSSB 2015 PGT पेंटिंग का, और आज हमने 11 to 20 क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए हैं। हमें उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसी लगी, और अगर आपको यहाँ पर कुछ भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, फिर आप चाहते हैं कि हम किसी और चीज को और डिटेल में पढ़ाएं, अगर ऐसा कुछ छूट गया हो वो भी हमको बताएं, और आपको क्या लगता है, और प्लीज आंसर जरूर देना और क्वेश्चन भी जरूर पूछना। तो अगर 1% भी हेल्प हुई हो ना आपकी, 1% भी, तो प्लीज डू सपोर्ट अस। और किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।